हाँ बेटा, आज स्टार्ट करेंगे एक नया चैप्टर दैट इज़ ऑफ क्लास 10th CBSE, जो कि बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1 है और जिसका नाम है लाइफ प्रोसेस। तो आज इस क्लास 10th के चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। तो कॉपी और पेन लेके बैठें बेटा, जो भी आपको बताया जाए यहाँ पर उसको नोट डाउन करें और बाद में उसको जो है रिवाइज करें, तो आपका ये चैप्टर पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। अच्छा, वीडियो को पूरा देखें, ऐसा ना हो कि इसको जो है बीच बीच में रोक रोक के देख लिया। पूरा देखें वीडियो को। हाँ, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आधा देख लें, आधा फिर बाद में देख लें, ठीक है। लेकिन ऐसा ना करें कि आप जो है इसको जल्दी जल्दी करके देखें, तो बीच में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि आपकी छूट गई तो आपको चैप्टर के बीच में दिक्कत होने वाली है। और इन फ्यूचर अगर आपके ये सब चीज़ें आने लगी पढ़ाई के अंदर, अगर आपने बायो ली क्लास 11th में 12th में और ये सारी चीज़ें अगर रिपीट होती है तो आपको दिक्कत होगी। तो हम स्टार्ट करेंगे बायो का चैप्टर नंबर 1 दैट इज़ लाइफ प्रोसेस दैट इज़ ऑफ क्लास 10th। तो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। तो सबसे पहले हम देखेंगे इस चैप्टर के अंदर कि क्या इसके अंदर पढ़ना है। जैसा कि इसका नाम है लाइफ प्रोसेस। ना व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ लाइफ प्रोसेस, क्या मतलब होता है लाइफ प्रोसेस का। देखो, ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर के अंदर आप वो चीज़ें पढ़ने वाले हो जो आपने पढ़ी हुई हैं पहले से। ये खुशखबरी मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, अगर लाइफ की बात करें तो व्हाट इज़ लाइफ। लाइफ होता है जीवन, एंड प्रोसेस का मतलब प्रक्रिया, ठीक है। जीवन की प्रक्रिया, लाइफ प्रोसेस, जीवन की प्रक्रिया चलती कैसे है बेटा। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, नॉर्मली आप एक चीज़ समझो, मतलब अपने दिमाग को थोड़ा खोलो। अगर देखो बेटा, मैंने हमेशा बोलता हूँ एक चीज़ कि अगर साइंस समझनी है तो इसका एक ही तरीका है, वो है किताब से बाहर निकलो, बाहर की दुनिया में जाओ और एक्सप्लोर करो इस दुनिया को, तो आप साइंस को अच्छा समझ पाओगे, अदरवाइज नहीं समझ पाओगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपसे कह रहा हूँ लाइफ प्रोसेस मतलब जीवन की प्रक्रिया, जीवन कैसे चलता है, कोई तरीका है, कोई फॉर्मूला है जीवन को चलाने का। कुछ बच्चे कुछ कहेंगे सर पैसा होना चाहिए, सब चलता है जीवन वगैरह, ठीक है। तो ऐसा नहीं है बेटा, पैसे को आप खाओगे नहीं। अगर हम पैसे की बात यहाँ पे ना करें, जो कि आज की डेट में बहुत बड़ी चीज़ बन गई है, लेकिन हकीकत में कोई औकात नहीं होती पैसे की, ठीक है। मनी इज़ नथिंग, ठीक है। मनी इज़ नथिंग, वो अलग चीज़ है कि बेसिक नेसेसिटीज़ आपकी लाइफ जो है इसी से चलती है, क्योंकि आपकी इस्तेमाल करने वाली सारी चीज़ें पैसे से आती हैं। आप जो खाना खा रहे हो वो भी पैसे से ही आता है, ठीक है। 2 वक्त की रोटियाँ बोलते हैं ना, 2 वक्त की रोटियाँ कमा रहे हैं। तो कहने का मतलब अगर लाइफ प्रोसेस की बात करूं तो आप खाना खाते हो, फूड है ना, सबसे पहली प्रक्रिया। अच्छा, और क्या क्या बेटा ऐसी चीज़ें हैं जिससे लाइफ चलती है आपकी। नहाते हो क्या। अच्छा, नहीं नहाते हो। अब जो बच्चे नहाते होंगे ना, उनका तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन जो बच्चे नहीं नहाते होंगे वो एक बार मुस्कुराएंगे ज़रूर ये बात सुन के कि सर ने हमारी कमजोरी पकड़ ली। कोई बात नहीं बेटा, गर्मियों में भी नहाते, बहुत से बच्चे तो गर्मी में भी नहीं नहाते, और अगर विंटर्स की बात करें तो एक महीना निकाल देते हैं। बहुत से बच्चे हैं ऐसे, बहुत कलाकार बच्चे होते हैं, ठीक है। कोई बात नहीं बेटा, पानी बच रहा है, आप जो है इस धरती के एनवायरनमेंट, इस धरती को बचाने में अपना सहयोग दे रहे हो, फ्रेश वाटर को बचाने में, प्रिजर्व करने में अपना सहयोग दे रहे हो। कोई बात नहीं, नहीं नहा रहे, कोई बात नहीं। देखो, दूसरा नहाना मतलब कि रिमूवल ऑफ टॉक्सिन्स। अब सिर्फ नहाने से रिमूव होते हैं क्या टॉक्सिन्स। अब खाना अगर आपने खाया, पहला आपको मैंने बताया खाना खाया आपने, जीवन की प्रक्रिया को चलाने के लिए आपने खाना खाया, ठीक है। उसके बाद रिमूवल ऑफ टॉक्सिन्स। अब जो खाना आपने खाया तो उसने भी तो टॉक्सिन्स बनाए बॉडी के अंदर। अब खाओगे तो जाओगे, सीधी सी बात है, खाओगे तो जाओगे। तो जाने वाली प्रक्रिया जो है, अब बहुत से बच्चे ऐसे वो जाते भी नहीं 2-3 दिन तक, ठीक है। कोई बात नहीं, ऐसे बच्चों की बात नहीं करेंगे, ठीक है। अगर खाओगे तो जाना पड़ेगा, जाओगे, ठीक है। तो जाने वाली जो प्रक्रिया दैट इज एक्सक्रीशन, ठीक है, ये भी ज़रूरी है। जीवन को चलाने के लिए फूड भी ज़रूरी है, रिमूवल ऑफ टॉक्सिन्स भी ज़रूरी है, और क्या क्या ज़रूरी है भैया, सोचो। सांस लेना, ब्रीथिंग, वेरी वेरी गुड। जिन बच्चों ने मन ही मन में सोचा है ब्रीथिंग, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। नेक्स्ट इज मतलब कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस। कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स O2 लेते हैं, कुछ CO2 लेते हैं, ठीक है। अच्छा, ब्रीथिंग के अलावा और क्या क्या हो सकता है। हाँ ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्ट होना, ट्रांसपोर्ट होना चीज़ों का, ठीक है। अगर आपने कोई चीज़ खाई, मान के चलो आपने कुछ खाया, ठीक है, कोई फूड लिया आपने, उसमें से आपको विटामिन्स मिली,
और वो वाइटामिन आपकी अगर बॉडी के हिस्सों तक ट्रांसपोर्ट ही नहीं होके गए, अगर वो वाइटामिन आपके बॉडी के हिस्सों तक ट्रांसपोर्ट ही नहीं हुई, तो क्या फ़ायदा उसका? कोई फ़ायदा उसका? तो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम भी अच्छा होना चाहिए। तो कह सकते हैं हम कि इस चैप्टर के अंदर हम वो पढ़ने वाले हैं जो आपने क्लास 7th के अंदर पढ़ा होगा। दैट इज, सबसे पहला पार्ट है आपका न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड द लास्ट वन इज एक्सक्रीशन। ठीक है, तो ये जो 4 पार्ट है ना जो आपने क्लास 7th में पढ़े हैं, वो अलग बात है, आपने क्लास 7th पढ़ी नहीं है ढंग से, मुझे मालूम है, लेकिन जिस बच्चे ने इनको थोड़ा सा भी पढ़ा होगा क्लास 7th के अंदर, ये पार्ट उसके लिए सिंपल होने वाले हैं। हालांकि इस चैप्टर के अंदर इसके अलावा कुछ नहीं है बेटा, ये 4 ही हमको टॉपिक्स पढ़ने हैं इस चैप्टर के अंदर। मतलब ये चैप्टर अगर हम बात करें इसकी, तो ये 4 अलग अलग पार्ट्स में डिवाइडेड है, और क्लास 7th के अंदर ये चारों पार्ट्स अलग अलग चैप्टर्स में आते थे, अलग अलग चैप्टर्स में। यहाँ पर आपको एक ही चैप्टर में कंबाइंड होकर मिल जाएंगे, और थोड़ा सा कुछ एडवांस चीज़ों के बारे में आप यहाँ पर सीखोगे। जैसे कि आपने क्लास 7th में ATP के बारे में नहीं सीखा होगा, व्हाट इज़ ATP। ठीक है, यहाँ पर आप ATP के बारे में सुनोगे कि व्हाट इज़ ATP, इसका फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, तो स्टार्टिंग करते हैं इस चैप्टर की फ्रॉम द वेरी फर्स्ट टॉपिक, दैट इज़ न्यूट्रिशन। तो बने रहें इस वीडियो के अंत तक, और कॉपी पेन लेके बैठें और पढ़ना स्टार्ट करें। हाँ, तो भैया इस चैप्टर का सबसे पहला पार्ट है दैट इज़ न्यूट्रिशन। ये न्यूट्रिशन होता क्या है? डॉक्टर के पास गए हो, एक पतला दुबला पतला बच्चा जाए डॉक्टर के पास, वहाँ आप बोले ये तो पनप ही नहीं रहा है। ठीक है, तो डॉक्टर क्या बोलता है, इसको अच्छा न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ न्यूट्रिशन? क्या कह सकते हैं हम न्यूट्रिशन को? मतलब कि न्यूट्रिशन का मतलब है कि आपकी बॉडी को कुछ इंपॉर्टेंट बायोकेमिकल्स नहीं मिल पा रहे हैं, कुछ इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पा रहे हैं। ठीक है, आप बीमार पड़ जाते हो, आपकी हड्डियों में दर्द है, बोन्स, आपके अंदर खून की कमी हो गई, एनीमिया। ठीक है, आपको कोई और बीमारी है, डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने बोला कि भैया आपको न्यूट्रिशन की ज़रूरत है। ठीक है, आपको प्रोटीन की ज़रूरत है, आपको फैट की ज़रूरत है, आपको कार्बोहाइड्रेट्स की ज़रूरत है, आपको वाइटामिन की ज़रूरत है, आपको मिनरल्स की ज़रूरत है। तो कहने का मतलब है कि न्यूट्रिशन का मतलब द प्रोसेस इन विच वी आर गेटिंग न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड। मतलब कि एक ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर आप न्यूट्रिएंट्स लेते हो किसी भी फूड में से। ठीक है, आप या हम या मैं, ठीक है, हम सब क्या लेते हैं, न्यूट्रिशन लेते हैं किसी भी फूड में से। ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर आप फूड में से न्यूट्रिएंट्स लेते हो, उसको कहते हैं न्यूट्रिशन, पोषण। ठीक है, किसी भी खाने में से पोषक तत्वों का लेना ही पोषण कहलाता है। पोषक तत्व, न्यूट्रिएंट्स, पोषक तत्व। अब ये न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं भैया? वाइटामिन हो गई आपकी, ठीक है, आपके मिनरल्स हो गए, आपके कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, ठीक है, आपके फैट्स हो गए, अलग अलग टाइप के फैट्स होते हैं, सैचुरेटेड फैट, अनसैचुरेटेड फैट। ठीक है, आपके प्रोटीन हो गए। ठीक है, तो ये आपके क्या हैं, ये न्यूट्रिएंट्स हैं। इनको खाने में से लेने वाली प्रक्रिया को ही न्यूट्रिशन कहा जाता है। ठीक है, अब हर ऑर्गेनिज्म अलग तरीके से न्यूट्रिशन करता है, तो इसका मतलब साफ है कि न्यूट्रिशन की भी अलग अलग तरीके होते हैं, अलग अलग प्रोसेस होते हैं। तो चलिए बात करते हैं उन प्रोसेसेस की कि कौन कौन से प्रोसेस होते हैं न्यूट्रिशन के। हाँ, तो अब बात करते हैं कि कितने टाइप के न्यूट्रिशन होते हैं। ठीक है, कितने टाइप के न्यूट्रिशन होते हैं। न्यूट्रिशन की अगर मैं बात करूं बेटा, तो न्यूट्रिशन जो होते हैं 2 टाइप के होते हैं बेसिकली, वन इज ऑटोट्रोपिक, वन इज हेटरोट्रोपिक। वन इज ऑटोट्रोपिक एंड वन इज हेटरोट्रोपिक। ऑटोट्रोपिक and the another is heterotropic। ठीक है, 2 तरह के न्यूट्रिशन होते हैं, दैट इज ऑटोट्रोपिक एंड हेटरोट्रोपिक। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज न्यूट्रिशन? ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन कौन सा होता है, हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन कौन सा होता है? अब देखो ऐसा है कि न्यूट्रिशन का मतलब तो सिंपली हमने समझा था कि खाने में से न्यूट्रिएंट्स को लेना ही न्यूट्रिशन होता है। ठीक है, पोषक तत्वों को लेना ही पोषण कहलाता है, किसमें से, खाने में से। अब देखो ऐसा होता है, अलग अलग ऑर्गेनिजम्स होते हैं। अलग अलग ऑर्गेनिजम्स का मतलब लिविंग थिंग्स की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, मैं बात करूँ अगर प्लांट्स की, तो बेटा प्लांट्स जो होते हैं डाइनिंग टेबल पे बैठ के आराम से राजमा चावल खाते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है।
प्लांट्स क्या डाइनिंग टेबल होती है इनके पास? क्या ये राजमा चावल खाते हैं? क्या बाज़ार से दूध लेके आते हैं? प्लांट्स का न्यूट्रिशन अलग तरीके का होता है। लेकिन अगर मैं बात करूँ एनिमल्स की, वी आर ऑल्सो एनिमल्स। अगर बात करूँ एनिमल्स की, और एनिमल्स में अगर मैं बात करूँ ह्यूमंस की, ठीक है, हम कैसे खाते हैं बेटा, हम कैसे अपना न्यूट्रिशन पूरा करते हैं? राशन लेके आएंगे बाज़ार से, दाल लेके आएंगे, चावल लेके आएंगे, आटा लेके आएंगे, ठीक है, दूध लेके आएंगे, चीनी लेके आएंगे, सारे के सारे प्रोडक्ट्स लेके आते हैं बाज़ार से, ठीक है, खाने वाले। देन उनको मॉडिफाई करके कुछ ना कुछ बनाते हैं उसका, फिर खाते हैं, ठीक है। दाल चावल खा लिए, रोटी सब्जी खा ली, फिर जा करके हमारा न्यूट्रिशन पूरा होता है, ठीक है। जानवरों की बात करें अगर, वाइल्ड एनिमल्स की, जो पेट एनिमल्स होते हैं उनकी बात करें, तो वो भी कुछ इसी टाइप से न्यूट्रिशन करते हैं, वो भी जो है दूसरों पर डिपेंडेंट रहते हैं। तो अब यहाँ पे समझेंगे व्हाट इज ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन, व्हाट इज हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। सो द ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन इज अ टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, ये एक ऐसा न्यूट्रिशन होता है बेटा जिसके अंदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स, अपना खाना खुद बनाते हैं। द प्रोसेस इन विच लिविंग ऑर्गेनिजम्स मेड देयर ओन फूड बाय itself is known as autotrophic nutrition। अपना खाना खुद बनाते हैं। They are not depending on others। अब आप बोलोगे सर ह्यूमंस भी तो अपना खाना खुद बनाते हैं। बेटा डिपेंड तो दूसरे पर है ना। सब्जी लेके आए आप बाजार से, सब्जी कहाँ से आ रही है? मान के चलो जो फूड ह्यूमन बींग्स खाते हैं, अगर बात करूँ वेजिटेबल्स की, वेजिटेबल्स कहाँ से? खेत में से आ रही हैं बेटा। वेजिटेबल्स कहाँ से आ रही हैं? खेत में से आ रही हैं, ठीक है। ग्रेन्स कहाँ से आ रहे हैं? खेत में से आ रहे हैं। मिल्क कहाँ से आ रहा है? डेयरी से आ रहा है। मतलब दूसरी चीज़ों पर डिपेंडेंट है। कभी पेड़ को देखा थैला लटका के जाते हुए? कहाँ जा रहा है भैया? आम के पेड़, दूध लेने जा रहा हूँ। कभी देखा है? नहीं देखा होगा। अब ये अपना न्यूट्रिशन पूरा कैसे करते हैं? ये अपने आप अपना खाना बना लेते हैं, और जिस प्रोसेस के थ्रू अपना खाना ये बनाते हैं उस प्रोसेस को बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण, हिंदी में बोलते हैं इसको प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस। अब ये फोटो जो वर्ड है ना, दैट वर्ड इज यूज्ड फॉर लाइट। फोटो जो वर्ड है इसको लाइट के लिए यूज़ करते हैं हम। इसीलिए जो सोलर पैनल्स होते हैं ना, सोलर पैनल्स, उनके अंदर जो सेल्स लगे होते हैं उनको फोटो वोल्टिक सेल्स बोला जाता है, ठीक है, या फोटो डायोड आप बोल सकते हो उसको, क्योंकि उन पर लाइट पड़ती है जब इलेक्ट्रॉन्स जंप करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो ये जो है फोटो का मतलब लाइट की बात कर रहे हैं। सिंथेसिस का मतलब किसी भी चीज़ को बनाने की प्रक्रिया, मतलब खाना बनाने की प्रक्रिया लाइट का इस्तेमाल करके। और कौन सी लाइट का इस्तेमाल करके बेटा? सनलाइट इस्तेमाल करके, सनलाइट इस्तेमाल करके। मतलब कि ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन ऐसा न्यूट्रिशन होता है जिसके अंदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स अपना खाना खुद बना लेते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। और ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन जो करते हैं उनको ऑटोट्रॉप्स बोला जाता है बेटा। क्या बोला जाता है? ऑटोट्रॉप्स बोलते हैं, या फिर प्रोड्यूसर्स बोलते हैं, या फिर प्रोड्यूसर्स जो अपना खाना खुद प्रोड्यूस करते हैं। ऑटोट्रॉप्स और प्रोड्यूसर्स। बेटा आज गर्मी बहुत है, क्योंकि ये जो पंखा है ना, इसको पता नहीं कौन सी बीमारी हो गई, न्यूट्रिशन नहीं मिल पा रहा, क्या हो गया है, ऐसे ऐसे घूम रहा है धीरे धीरे। बेटा बड़ा वाला कंडेंसर लगा दूंगा, 24 घंटे में फूक जाएगा। मैं कह रहा हूँ हवा दे ले, चलो कोई बात नहीं। ज़्यादा साइंस का इस्तेमाल, एक्सपेरिमेंट नहीं करने चाहिए ऐसी चीज़ों पर, ठीक है। खर्चा हो जाएगा खामा का 2000 रुपये का, नया पंखा लाना पड़ेगा। तो भैया हम क्या कह रहे थे कि ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशंस वो होते हैं जिनके अंदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स अपना खाना खुद बनाते हैं बिना किसी पर डिपेंड हुए, बिना किसी पर डिपेंड हुए। ना इनको सब्जी लानी, ना इनको ग्रेन्स लाने, ना इनको दूध लाना, कुछ नहीं लाना इनको। ये क्या करेंगे? ये जो है CO2 लेंगे, साथ में वाटर इनको मिल ही रहा है, ठीक है, साथ में इनको सनलाइट मिल जाती है, और ये जो अपना खाना बना लेते हैं फोटोसिंथेसिस नाम के एक प्रोसेस से, जिसको कि प्रकाश संश्लेषण बोला जाता है। अब कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको फोटोसिंथेसिस भी नहीं पता, उनके लिए मैं फोटोसिंथेसिस को थोड़ा सा ब्रीफली डिफाइन करूँगा। व्हाट इज़ फोटोसिंथेसिस? तो चलिए फोटोसिंथेसिस को ब्रीफली डिफाइन करते हैं कि इसमें होता क्या है, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ मैं बता दूं दोबारा से, याद रखना कि जो ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन करते हैं उनको ऑटोट्रॉप्स बोला जाता है या फिर प्रोड्यूसर्स बोला जाता है। मतलब कि जितने भी प्लांट्स होते हैं वो सब प्रोड्यूसर्स होते हैं, या फिर उनको ऑटोट्रॉप्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। मतलब कहने का कि आपका घर का नाम कुछ और है, बाहर का नाम कुछ और है, इन दोनों का मतलब एक ही होता है, ठीक है, ऑटोट्रॉप्स या प्रोड्यूसर्स, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं व्हाट इज़ फोटोसिंथेसिस। तो देखिए होता क्या है, प्लांट्स के अंदर जो लीव्स होती हैं, लीव्स देखी हैं बेटा प्लांट की, पत्तियां देखी हैं। अभी ये इंटरेक्टिव क्लास चल रही होती है ना, कुछ बच्चे पीछे से बोलते हैं नहीं देखी,
कुछ होते हैं ना क्लास में मतलब उंगली करने वाले बच्चे, वो बोलते हैं नहीं देखें, कमेंट में ही बोल देंगे कुछ बच्चे कि नहीं देखेंगे हमने। अच्छी बात है बेटा। जो पत्ती होती है प्लांट की, इनको हम बचपन में पढ़ते आ रहे हैं बचपन से कि लीव्स आर अ किचन ऑफ प्लांट, किचन, क्योंकि इनके अंदर फूड प्रिपेयर होता है। अब इनके अंदर फूड प्रिपेयर कैसे होता है? अगर मैं लीव्स की बात करूं बेटा, तो लीव्स के अंदर जो है, जो लीव्स के सेल्स होते हैं, सेल्स के अंदर छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, और उन छोटे छोटे पार्ट्स को बेटा क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्लोरोप्लास्ट। और ये क्लोरोप्लास्ट ग्रीन इसलिए होते हैं बेटा क्योंकि इनके अंदर एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है, ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है। और इस ग्रीन कलर के पिगमेंट को बेटा क्लोरोफिल कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लोरोफिल। और इस क्लोरोफिल के बिना फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकता, ठीक है? क्लोरोफिल के बिना फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकता। 1 मिनट में इस पंखे को थोड़ा तेज करके देखूँ, हो जाए तो। नहीं हो पा रहा बेटा, ये पंखा तेज नहीं होगा, इसकी स्पीड अपनी रहेगी। अब ये ख़राब भी नहीं होगा, इसका अंत होगा, अंत समाप्ति होगी इसकी, ठीक है? फिर इसको भस्म किया जाएगा। चलो कोई बात नहीं, देखते हैं। तो बेटा फोटोसिंथेसिस के अंदर ज़रूरत पड़ती है क्लोरोफिल नाम के ग्रीन पिगमेंट की। और क्लोरोफिल नाम का एक ग्रीन पिगमेंट जो होता है दैट इज़ प्रेजेंट इन अ क्लोरोप्लास्ट। और क्लोरोप्लास्ट छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं प्लांट की लीव्स के अंदर, जो सेल्स होते हैं उनके। अब देखो होता क्या है कि प्लांट्स जो है रेस्पिरेशन करता है। एक्चुअली प्लांट जो है, ये जो ब्रीथिंग करता है प्लांट, वो लीव्स के द्वारा करता है। लीव्स में स्टोमेटा नाम की चीज़ होती है। थोड़े बड़े होते हैं साइज में, ठीक है? आसपास नहीं वहीं होते हैं, ठीक है? क्लोरोप्लास्ट, एक तो क्लोरोप्लास्ट, ठीक है? पहली चीज़ क्लोरोप्लास्ट। दूसरी चीज़ स्टोमेटा। स्टोमेटा से लेता है प्लांट क्या? कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है? क्लोरोप्लास्ट जो होता है उसके अंदर होती है क्लोरोफिल, ठीक है? जो कि सनलाइट को एब्जॉर्ब करती है, सनलाइट को, सूरज की आने वाली रोशनी को एब्जॉर्ब करती है। और इसके अलावा जो प्लांट्स होते हैं उनके बार्क में, उनका जो तना होता है उसके अंदर भी छोटे छोटे पोर्स होते हैं, इनको लेंटिसिल्स बोला जाता है, ठीक है? वहाँ से भी प्लांट्स क्या लेते हैं? CO2। लेंटिसिल्स के बारे में थोड़ा ब्रीफली बता देंगे आपको जब रेस्पिरेशन वाला पार्ट आएगा, ठीक है? तो यहाँ से भी ये क्या लेते हैं? CO2। अब प्लांट क्या ले रहा है बेटा? CO2 ले रहा है। प्लांट O2 तो लेता नहीं है। O2 कौन लेते हैं? हम, एनिमल्स। प्लांट लेता है कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, ठीक है? कहाँ से? स्टोमेटा, लेंटिसिल्स, दो जगह से। उसके बाद क्लोरोफिल करती है सनलाइट को एब्जॉर्ब, और रूट्स के द्वारा प्लांट जो है, रूट्स के द्वारा प्लांट क्या लेता है? वाटर, ठीक है? ये 3 चीज़ लेता है प्लांट, और इसको कन्वर्ट कर देता है ग्लूकोज में। इसको कन्वर्ट कर देता है किसमें? ग्लूकोज में और ऑक्सीजन में। और यही प्रोसेस होता है बेटा खाना बनाने का। अब आपको पूरा इक्वेशन के साथ समझाता हूँ, बस बैठे रहना, कंफ्यूज मत होना। जो भी मैंने बताया इनका ध्यान रखना बात, ठीक है? इसको मैं बता देता हूँ थोड़ा सा, ठीक है? अब देखो कैसे काम करती है फोटोसिंथेसिस। बचपन में तो फोटोसिंथेसिस पढ़ाया था टीचर्स ने, एक डेफिनेशन रटाते हैं बच्चों को, छुट्टी। ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इज नोन एज फोटोसिंथेसिस, ठीक है? ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन अब इक्वेशन पढ़ेंगे पूरी फोटोसिंथेसिस की होती क्या है, ठीक है? देखो प्लांट्स ने ली क्या? कार्बन डाइऑक्साइड। किन किन पार्ट्स के थ्रू ली? वो पार्ट्स मैंने आपको बता ही दिए, ठीक है? साथ में लिया क्या? H2O, दैट इज़ वाटर। ये इनऑर्गेनिक मटेरियल होता है। और फिर पड़ती है सनलाइट। सनलाइट का मतलब क्लोरोफिल, ठीक है? क्लोरोफिल सनलाइट को एब्जॉर्ब करती है, ठीक है? और इसकी प्रेजेंस में बन के तैयार होता है आपका प्लांट का फूड, जिसको कि हम क्या बोलते हैं? ग्लूकोज, C6H12O6। साथ में प्लांट्स क्या रिलीज करते हैं? ऑक्सीजन हमारे लिए। दैट्स वाई ह्यूमंस एंड प्लांट्स आर इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर, ठीक है? तो हम कह सकते हैं, अब इस इक्वेशन को रख लेना बेटा फोटोसिंथेसिस के लिए, ठीक है? अब कह सकते हैं व्हाट इज फोटोसिंथेसिस? फोटोसिंथेसिस इज अ प्रोसेस इन विच ग्रीन प्लांट्स मेक देयर फूड इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट, क्लोरोफिल, ठीक है? मेक देयर फूड इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट एंड क्लोरोफिल इज नोन एज फोटोसिंथेसिस। इसी को हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, पानी, ठीक है, सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में खाना बनाने की प्रक्रिया, इसी को क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस, ठीक है? और ये इक्वेशन है फोटोसिंथेसिस की, इसको आप रट लेना थोड़ा, ठीक है?
अब ये हो गया आपका ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, ये प्लांट्स अपना खाना खुद बना रहे हैं, सनलाइट पड़ रही है ऊपर से भैया, ठीक है, क्लोरोफिल उसको एब्जॉर्ब कर रही है, पानी रूट्स में से ले रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में से ले रहा है और भैया खाना बना के तैयार कर रहा है। ये ग्लूकोज जो है बेटा C6H12O6, ये वही ग्लूकोज है जो आप फ्रूट्स के अंदर खाते हो। जो फ्रूट्स आप खाते हो, चाहे वो मैंगो हो चाहे वो एप्पल हो, कोई सा भी फ्रूट ले लो बेटा आपका फेवरेट, ठीक है, वो मीठा क्यों होता है? मीठा क्यों होता है? बिकॉज इट कंटेन ग्लूकोज, और वही ग्लूकोज कंटेन करता है बेटा वो जो सनलाइट के प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस के द्वारा बनता है, दैट इज द ग्लूकोज, ठीक है, C6H12O6। अरे भैया चीनी खाते हो घर पे, शुगर, उसका भी तो फॉर्मूला यही है, C6H12O6। दूसरी चीज़, आप जो खाना खाते हो ना, आपका खाना भी तो कन्वर्ट इसी में हो जाता है, C6H12O6 में, आपकी बॉडी के अंदर, शुगर में, ठीक है, क्लियर। चलो उसकी बात बाद में करेंगे, ठीक है, हमारा न्यूट्रिशन आने दो, दूसरे के न्यूट्रिशन में अपनी बात नहीं करनी चाहिए, ठीक है, अभी ऑटोट्रॉपिक चल रहा है। तो बेटा ये हो गया आपका ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, ठीक है, जिसके अंदर आपको समझ में आ गया होगा कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स जब लिविंग ऑर्गेनिजम्स अपना खाना खुद बनाते हैं, ठीक है, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, और ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को ऑटोट्रॉप्स या प्रोड्यूसर्स कहा जाता है, ऑटोट्रॉप्स या प्रोड्यूसर्स। अब बात करेंगे हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की, तो बहुत जल्दी से हम बात करते हैं हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की। बेचारा बहुत देर से हमारी तरफ देख रहा है कि गुरुदेव बात ही नहीं कर रहे हैं हमारे बारे में, तो ऑटोट्रॉपिक पढ़ाई जा रहे हैं, ऑटोट्रॉपिक पढ़ाई जा रहे हैं। बेटा थोड़ा पेड़ पौधों से लगाव ज़्यादा है तो इसलिए थोड़ा समय दे दिया इसको, वरना समय कहाँ रहता हम जैसे स्ट्रगल करने वाले प्राइवेट टीचरों के पास। 2 वक्त की रोटी कमाते हैं पूरा 24 घंटा लगा के, है ना। देखिए हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है? व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन? देखो ऑटोट्रॉपिक के अंदर हमने पढ़ा था कि जो प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं, किसी पर डिपेंड नहीं रहते, लेकिन हेटरोट्रॉपिक की बात करूं तो इसके अंदर जो है ये ऐसा न्यूट्रिशन होता है जिसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स दूसरों पर डिपेंड होते हैं बेटा, दूसरों पर। अगर बगीचे में आम नहीं लगे तो आम खाने को मिलेंगे नहीं हमें, हमारा न्यूट्रिशन पूरा हो नहीं पाएगा। अगर गार्डन के अंदर सब्जी नहीं लगी तो सब्जी मिलेगी नहीं हमको खाने के लिए। अगर खेत में गेहूं की फसल नहीं लगी तो गेहूं नहीं मिलेंगे हमको खाने के लिए, ठीक है। मतलब हम किस पे डिपेंड हैं? हम डिपेंड हैं ऑटोट्रॉप्स पे, प्रोड्यूसर्स पे, प्लांट्स पे, ठीक है। बहुत से लोग एनिमल्स पे भी डिपेंड होते हैं, ठीक है, चिकन लेग पीस खाते हैं दिन रात, ठीक है। तो कहने का मतलब कि हेटरोट्रॉपिक एक ऐसा न्यूट्रिशन का ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स डिपेंड होते हैं दूसरों पर। क्या अपने आप बनाते हैं क्या हम कोई मिल गया का जादू है क्या? है सनलाइट ली और बस बन गया, शक्तियाँ आ गई हमारे अंदर, फिर हमने कुछ भी करना स्टार्ट कर दिया। भाई साहब एक चीज़ तो है, वो पिक्चर है ना कोई मिल गया, अपने आप में मतलब धमाका है। हमारे टाइम पे वो पिक्चर जब आती थी टीवी पर तो 2 ही तो चैनल आते थे गिनती के, ब्लैक एंड वाइट टीवी हुआ करती थी और एंटीना लगा के आना पड़ता था इतना ऊपर, कितनी ऊंची कुतुब मीनार भी नहीं होती है, तो उस एंटीना को लगा के आते थे, ऊपर से चलाते थे, आ गया चैनल, आ गया नहीं आया, ठीक है। तो जब चैनल आते थे उसमें तो 2 ही चैनल आते थे, एक मेट्रो और एक नेशनल, मेट्रो और नेशनल, जिसको कि दूरदर्शन बोलते हैं, ठीक है। तो मेट्रो जो था वो थोड़ा सा एडवांस चैनल मान के कह सकते हैं, दूरदर्शन तो थोड़ा सा एडवांस था, क्योंकि दूरदर्शन जो चैनल है उसमें सब सरकारी चीज़ें चलती थी, सरकारी चीज़ें, ठीक है। मेट्रो पे क्या है कि मूवीज़ वगैरह भी आती रहती थी, रामायण महाभारत सब आती थी। तो मेट्रो पे जो है जब वो पिक्चर आती थी कोई मिल गया, तो हम जो आँख गड़ा के बैठे थे ऐसे करके कि भैया कोई मिल गया आ गई, अब देखो मज़ा आएगा। अब होता क्या था, 2 घंटे की पिक्चर ख़त्म होती 6 घंटे में, ज़्यादा बोल गया हूँ तो कम कर लेना, 5 घंटे में, ठीक है। इसके पीछे कारण था कि बीच में ऐड आते थे, 5-5, 10-10 मिनट के ऐड बीच में, वो 10-10 बार उसने रिन साबुन दिखा दिया हमको, हमने उसको इस्तेमाल भी कर लिया, कपड़े फट चुके हैं लेकिन हम मान नहीं रहे, पता है क्यों? क्योंकि वो ऐड दिखाया जा रहा है हमको, फिर हमको टैट का ऐड दिखा दिया, हम टैट उठा लाए, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है बेटा, ठीक है, ये तो ब्रेन वॉश हो जाता है लोगों का, वो करते हैं ऐसा काम। चलिए अब बात करते हैं हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की दोबारा से। तो भैया ऐसा न्यूट्रिशन जिसके अंदर लिविंग ऑर्गेनिज्म डिपेंड होते हैं दूसरों के ऊपर, ठीक है। अब डिपेंड होने का कारण कि हेटरोट्रॉपिक के भी अलग अलग टाइप के पार्ट्स होते हैं, ये भी अलग अलग टाइप्स का होता है, हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की भी अलग अलग टाइप्स होते हैं। चलो तो उन टाइप्स की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो भैया बात करें अगर हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की, इसके टाइप्स की, तो इसके 3 टाइप्स होते हैं मेनली। इस चैप्टर के अंदर हम इसके 3 टाइप्स पढ़ेंगे। और कौन कौन से 3 टाइप्स होते हैं देख लेते हैं। देखो होता क्या है, हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का सबसे पहला पार्ट होता है दैट इज सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, ठीक है।
द सेकेंड पार्ट इज दैट इज पैरासाइटिक न्यूट्रिशन. And the third part is that is holozoic nutrition. Holozoic nutrition. Now starting from the saprophytic nutrition, what is saprophytic nutrition and what are saprophytes? Saprophytic nutrition क्या होता है? क्या लगता है आपको कि क्या होता होगा saprophytic nutrition? क्या कभी देखा है आपने saprophytic nutrition? हाँ, मैं भविष्यवाणी करता हूँ कि आपने ये तीनों न्यूट्रिशन अपनी ज़िंदगी में देखे हैं. बच्चा देख चुका है न्यूट्रिशंस को अपनी ज़िंदगी में. अब मैं एक एक करके आपको बताऊँगा इनके बारे में, तो आपको अंदाज़ा लगेगा कि हाँ भैया देखा तो है हमने. फिर मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊँगा, बहुत ही ज़्यादा कॉमेडी वाली बात है. एक बच्चे ने क्या बोला था मेरे से क्लास के अंदर. देखो, सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन का मतलब होता है द लिविंग ऑर्गेनिजम्स which complete their nutrition, which take their nutrition, complete their nutrition on dead and decaying matter. डेड एंड डिकिंग मैटर. सर आपने बोला डेफिनेशन लिखी, अच्छा लगा, लेकिन पल्ले कुछ नहीं पड़ा. पल्ले पड़ेगा बेटा. ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो अपना न्यूट्रिशन पूरा करते हैं लेकिन मरी हुई या सड़ी हुई चीज़ों पर. क्या बात कर रहे हो? हाँ सही बात है बेटा. ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो अपना न्यूट्रिशन डेड या डिकिंग मैटर पर पूरा करते हैं. फॉर एग्जाम्पल बैक्टीरिया या फिर फंगस. देखो, आपने डिकम्पोजर्स का नाम सुना है? डिकम्पोजर्स जो डिकम्पोज कर देते हैं चीज़ों को. आपने पेड़ पौधे, पत्तियाँ, सब्जियों के छिलके या किसी जानवर को दबा दिया मिट्टी के अंदर, ठीक है. आपने देखा कि कुछ दिन बाद वो गायब हो गया मिट्टी के अंदर से. कहाँ गया? वो मिट्टी में मिल गया. उसको मिट्टी में कन्वर्ट किसने किया? कोई तो था उसको मिट्टी में कन्वर्ट करने वाला. तो उसको मिट्टी में कन्वर्ट करने वाले कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स थे बेटा. कौन थे? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जिनको कि हम क्या बोलते हैं बेटा? सूक्ष्म जीव. सूक्ष्म का मतलब बहुत छोटे, जिनको आप देख ना पाओ कंपाउंड माइक्रोस्कोप से भी. इनको देखने के लिए ज़रूरत पड़ती है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की, ठीक है, जो कि आता है बहुत महंगा, तो आप इसको देख भी नहीं पाते हो. सबसे पहली बार ज़िंदगी में किसी ने, देखो चलो कुछ नई चीज़ें बता देता हूँ आपको, देख लो. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं, इनकी स्टडी सबसे पहले किसी ने की थी, तो उनका नाम था एंटोनियो ल्यूवेनहॉक. बड़ा अजीब सा नाम है, ठीक है, लिख देता हूँ, ठीक है, देख लो. ये नाम था उनका, और इन्होंने सबसे पहली बार जो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की स्टडी की थी. तो ये जो है दोनों माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, बैक्टीरिया एंड फंगस. बैक्टीरिया और फंगस जो हैं ये हमेशा डेड और डिकिंग मैटर पर अपना न्यूट्रिशन पूरा करते हैं. मतलब जितनी भी मरी हुई सड़ी गली चीज़ें होती हैं ना, उनको खा करके डिकम्पोज कर देते हैं. उनको खाते हैं और अपना न्यूट्रिशन पूरा करते हैं और उनको डिकम्पोज कर देते हैं. आपने एक चीज़ देखी होगी, गाँव वगैरह में ना एक घूरा होता है, घूरा टाइप का, जहाँ पर, या फिर आपने देखा होगा कहीं पे जहाँ पर मतलब दूध वगैरह लेके आते हो आप, जहाँ से गाय या भैंस रहती हैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा, तो आपने देखा होगा कि उनका जो गोबर है उसको एक जगह इकट्ठा कर देते हैं. और उसको एक साल बाद देखना, साल 6 महीने बाद देखना आपके, वो जो गोबर का टीला है पूरा, वो एकदम ब्लैक पड़ जाता है, उसका कलर एकदम ब्लैक हो जाता है. दैट इज़ अ ब्लैक मैटर. ह्यूमस में कन्वर्ट हो जाता है वो जो ब्लैक मैटर है ना, वो उस गोबर को, उस एक्सक्रीटरी वेस्ट को खा करके ब्लैक मैटर में कन्वर्ट कर देते हैं ये बैक्टीरिया एंड फंगस, ठीक है. मतलब डेड और डिकिंग मैटर पे ये फीड करते हैं. अच्छा, आपने एक चीज़ देखो कि बारिश के टाइम में कहीं पर जहाँ कचरा पड़ा होता है, कचरा किसी प्लॉट में पड़ा है या किसी जगह पर पड़ा है. अब हमारे इंडिया के अंदर, नेगेटिव में मत लेना इस बात को, बट ये हकीकत है, हमारे इंडिया के अंदर आदमी अपने घर को छोड़ के इस पूरी दुनिया को डस्टबिन समझता है, ठीक है. अपने घर का कचरा लिया प्लॉट में. मैं देखता हूँ आस पड़ोस में मेरे बहुत हैं ऐसे, ठीक है, बहुत केसेस देखता हूँ मैं. आस पड़ोस यही नहीं, मैं हर जगह देखता हूँ. इवन इन दिल्ली, नोएडा, अच्छे सिटीज़ के अंदर मैंने देखा ये. अपना घर, बाहर का प्लॉट, कचरा, कूड़ेदान. सरकार ने बना दिया नाला, किसके लिए? पानी की सप्लाई के लिए. उसमें कचरा डाल रहे हैं, फिर नाला ब्लॉक हो गया, फिर सरकार को गाली देते हैं. सरकार क्या करेगी? तुम्हारे घर आके साफ करके जाएगी? नहीं.
तो कहने का मतलब बेटा कि आपने कभी देखा होगा कहीं कहीं पे कचड़े का ढेर होता है, तो बारिश के मौसम में क्या होता है कि ज़्यादा बारिश पड़ जाती है, उस कचड़े के ढेर पर आप देखना छोटे छोटे मशरूम टाइप के, छोटी छोटी ना अम्ब्रेला टाइप की निकल जाती हैं, अम्ब्रेला वाइट कलर की, जिसको कि हम मशरूम्स बोलते हैं, कुकुरमुत्ता बोलते हैं हिंदी मशरूम्स, ठीक है। और ये जो मशरूम्स होती हैं कुकुरमुत्ता, दैट इज़ अ फंगस, एक्चुअली वो जो है एक फंगस होती है, और वो उस जगह पे इसलिए निकल जाती है, इसलिए उस जगह पे पनप जाती है क्योंकि उस जगह पे जो भी मैटर पड़ा है वो सड़ रहा होता है पानी की वजह से, और उस मैटर को वो जो है कंज्यूम कर रही होती है और खुद बड़ी होती चली जाती है, ठीक है। दैट इज़ मशरूम, कुकुरमुत्ता बोलते हैं, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ एक बच्चे ने मुझसे क्या कहा था क्लास के अंदर। एक बच्चे ने मुझसे बोला कि हाँ सर हमने देखा है, ये हमारे गाँव में इसको बोलते हैं सांप की छतरी, सांप की छतरी, ठीक है। उस बच्चे का नाम मैं आपको बता दूँ, उस बच्चे का नाम है विपिन पांडे, मेरा बहुत पुराना स्टूडेंट है, 3 साल से पढ़ा रहा हूँ मैं उसको, ठीक है। अच्छा, तो ये जो है आपका ये है फंगस, और ये इस टाइप का न्यूट्रिशन करता है, सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। और जो ऑर्गेनिजम्स सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन करते हैं उन ऑर्गेनिजम्स को सैप्रोफाइट्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है बेटा? सैप्रोफाइट्स, सैप्रोफाइट्स। जैसे ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन करने वालों को ऑटोट्रॉप्स बोला जाता था, ऐसे ही सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन करने वालों को सैप्रोफाइट्स बोला जाता है, ठीक है। तो बैक्टीरिया और फंगस जो होते हैं दे आर सैप्रोफाइट्स, ठीक है। अब बात करते हैं अगले न्यूट्रिशन की, दैट इज पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। नाउ व्हाट इज पैरासाइटिक न्यूट्रिशन? पैरासाइटिक न्यूट्रिशन के लिए आपको एक बहुत ही गजब का एग्जांपल देने वाले हैं। नाउ पैरासाइटिक न्यूट्रिशन, व्हाट इज पैरासाइटिक न्यूट्रिशन? क्या होता है पैरासाइटिक न्यूट्रिशन? कौन बताएगा? अच्छा, कभी देखा बच्चों के पेट में कीड़े पड़ जाते हैं, वॉर्म्स हो जाते हैं, हुक वॉर्म्स वगैरह, और बताते हैं कि बच्चा कितना भी खाना खा ले एकदम पतला हो जाता है। डॉक्टर के पास लेके जाके बोलते हैं कि भैया ये ऐसी बात है, खाता तो बहुत है, दूध भी बहुत पीता है, पर पनप नहीं रहा है, एकदम ऐसा रहता है। डॉक्टर उसका चेकअप करता है, फिर डॉक्टर बोलता है कि इसके पेट में तो कीड़े पड़ गए, ये जो भी खा रहा है उसको कीड़े खाते जा रहे हैं, ठीक है। ये कैसे अपना न्यूट्रिशन पूरा कर पाएगा, इसका न्यूट्रिशन तो कीड़े खा रहे हैं। तो कहने का मतलब क्या हो गया कि पैरासाइटिक न्यूट्रिशन बेटा एक ऐसा न्यूट्रिशन, देखो कंफ्यूज मत होना बेटा, सैप्रोफाइटिक और पैरासाइटिक में कंफ्यूज मत होना, ठीक है। ये अलग चीज़ है, ये अलग चीज़ है। ये डेड और डिकिंग मैटर खाते हैं सिर्फ, ये अच्छा खाना खाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब कहने का मतलब है पैरासाइटिक न्यूट्रिशंस बेटा वो होते हैं जो, जैसे मान के चलो ये एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म दूसरे की मेहनत को खा रहा है, ठीक है। एक बच्चा है, घर में रहता है, कुछ नहीं करता दूसरों की कमाई खा रहा है, ठीक है। ऐसे बच्चे को हम कहेंगे क्या? पैरासाइटिक। जो खुद अपना कुछ नहीं कर रहा लेकिन दूसरों का हक खाता है, उसको कहते हैं पैरासाइट, ठीक है। और इस टाइप के न्यूट्रिशन को बोलते हैं पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। मतलब कि दूसरों के बनाए हुए न्यूट्रिशन को या फिर दूसरों के प्राप्त किए हुए न्यूट्रिशन को खुद खा लेना, दैट इज़ पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। मतलब कि जो खाता है उसको पैरासाइटिक न्यूट्रिशन में उसको बोलते हैं पैरासाइट, ठीक है। और जिसको खाता है, जिसके न्यूट्रिशन को खाता है उसको बोलते हैं होस्ट बॉडी, ठीक है। दैट इज पैरासाइट और ये है होस्ट बॉडी, ठीक है। तो होस्ट बॉडी जो होती है वो अपने लिए न्यूट्रिशन बनाती है, लेकिन उसका न्यूट्रिशन ये खा लेता है ज़बरदस्ती या फिर चोरी करके। इसको ऐसे न्यूट्रिशन को बोलते हैं पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। आपने एक बेल का नाम सुना होगा, अमर बेल बोलते हैं, डोडर बेल, डोडर बेल, डी से नाम स्टार्ट होता है, डोडर बेल होती है, हिंदी में बोलते हैं इसको अमर बेल। इसको जिस पेड़ के ऊपर डाल दो, वैसे सूखी रहती है, लेकिन जैसे किसी पेड़ के ऊपर आप इसको डालोगे एकदम हरी भरी हो जाएगी, एकदम नूडल्स की तरह लगेगी देखने में, हरी भरी हो जाएगी और पूरे पेड़ पर फैल जाती है, और इसकी खुद की कोई जड़ नहीं होती, उस पेड़ के न्यूट्रिशन को खाती है। वो जो पेड़ न्यूट्रिशन बनाता है अपने लिए, उस न्यूट्रिशन को कंज्यूम करती है। इस टाइप के न्यूट्रिशन को पैरासाइटिक न्यूट्रिशन कहा जाता है। या फिर हम बात करें वायरस की, जो वायरस होता है ना, जैसे कोविड-19 वायरस हो गया आपका, ठीक है, रोटा वायरस हो गया, पोलियो वायरस हो गया, ये जो वायरस होते हैं ना, ये सारे के सारे वायरस भी क्या करते हैं पता है? ये भी पैरासाइटिक होते हैं नेचर में, ये भी पैरासाइटिक न्यूट्रिशन करते हैं, ठीक है। मतलब दूसरे के न्यूट्रिशन को खा जाना, अपनी खुद की मेहनत नहीं करनी है, अपना पैर भी नहीं लाना, लेकिन दूसरा जो कमा के ला रहा, बना के ला रहा, उसको खा जाना। घर में कभी होता होगा ऐसा कि आपका दूसरा सिबलिंग, बहन या भाई अपने लिए मैगी बना के लाया, बेड पर रख के गया, टेबल पर रख के गया, 1 मिनट के लिए वो गया, 1 मिनट में पूरी सफ़ा कर चट खत्म कर दिया आपने, तो आप पैरासाइटिक हो बेटा, ध्यान रखना, ठीक है। तो इस टाइप के न्यूट्रिशन को बोला जाता है पैरासाइटिक न्यूट्रिशन, ठीक है। और जिसका बेटा जिसका न्यूट्रिशन खा रहा होता है कोई भी पैरासाइट, उस बॉडी को होस्ट बॉडी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? होस्ट बॉडी। अब अंतर की अगर बात करें तो सैप्रोफाइटिक जो न्यूट्रिशन और पैरासाइटिक है, इसके अंदर अंतर क्या है?
देखो सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन में क्या है कि ये सेप्रोफाइट्स जो होते हैं, मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म, कोई भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जब मरी हुई चीज़ों पे अपना न्यूट्रिशन पूरा करता है, डेड या डिक्टिंग मैटर पे, मरी हुई चीज़ों पे या सड़ी हुई चीज़ों पे, सड़ रही हैं पड़ी पड़ी, ठीक है। लेकिन पैरासाइटिक में क्या होता है कि लिविंग बॉडी होती है बेटा। पैरासाइटिक न्यूट्रिशन में जो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो फीड करता है, ठीक है, जो पैरासाइट खाता है खाना अपना अपना न्यूट्रिशन पूरा करता है, वो जिस बॉडी पे से करता है न्यूट्रिशन पूरा, वो बॉडी लिविंग होती है, डेड नहीं होती, लिविंग बॉडी होती है। अगर वो बॉडी डेड हो गई तो फिर ये न्यूट्रिशन सेप्रोफाइटिक हो जाएगा, ठीक है। ये जो बॉडी होती है लिविंग बॉडी होती है, डेड नहीं होती, ठीक है। और इसको होस्ट बॉडी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? होस्ट बॉडी, ठीक है। अच्छा, नाउ द नेक्स्ट इज होलोजोइक न्यूट्रिशन। अच्छा, होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या होता है, इसकी बात करते हैं। होलोजोइक, नाउ होलोजोइक न्यूट्रिशन, व्हाट इज होलोजोइक न्यूट्रिशन? देखो, होलोजोइक न्यूट्रिशन का मतलब होता है ऐसा न्यूट्रिशन जिसके अंदर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग बॉडी अपना न्यूट्रिशन पूरा करती है सॉलिड या लिक्विड फॉर्म में फूड को कंज्यूम करके, सॉलिड या लिक्विड फॉर्म में फूड को कंज्यूम करके। तो सीधी सी बात है, सॉलिड या लिक्विड फॉर्म में फूड को कंज्यूम कौन करता है? हम, ह्यूमंस। तो भैया होलोजोइक न्यूट्रिशन कौन करते हैं? ह्यूमंस। रोटी खाते हैं, सब्जी खाते हैं, दाल खाते हैं, दूध पीते हैं, मतलब सॉलिड या लिक्विड फॉर्म में हम जो है फूड को कंज्यूम कर रहे हैं और अपना न्यूट्रिशन पूरा कर रहे हैं। इस टाइप का न्यूट्रिशन होता है बेटा होलोजोइक न्यूट्रिशन। अच्छा, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की अगर मैं बात करूं तो उनके अंदर एक होता है बेटा अमीबा। अमीबा भी क्या करता है मालूम है? ये भी आपका होलोजोइक न्यूट्रिशन करता है। मालूम है कैसे? आपने पढ़ा होगा, क्लास 9th में पढ़ा होगा आई थिंक। चलो थोड़ा सा आपको अमीबा के बारे में बता दूं। देखो, ह्यूमंस का तो आपको पता है कैसे करते हैं। ह्यूमंस तो खाना खाते हैं, चबाते हैं। अभी पूरी ह्यूमंस का पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ेंगे, चिंता मत करो। यहाँ बता दूंगा आपको अमीबा की। अमीबा जो होता है बेटा कुछ इस तरीके से होता है। इसकी जो मेम्ब्रेन होती है ना, ये बड़ी ही लचीली होती है, ठीक है, बड़ी लचीली होती है। ये एक प्रोसेस फॉलो करती है, इस प्रोसेस को बोलते हैं एंडोकाइटोसिस। अपनी मेम्ब्रेन को ये इतनी लचीली होती है कि इसका यूज़ करके नकली पैर बना लेता है। अभी इसके 4 पैर दिख रहे हैं, थोड़ी देर बाद देखोगे इसके दुनिया भर के पैर दिखेंगे आपको, ठीक है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, हाँ 5 पैर दिखेंगे, ठीक है। मतलब अपने पैर बढ़ा लेता है, कभी गायब कर लेता है, ठीक है। तो कह सकते हैं कि ये जो फीट है इसके, इनको फॉल्स फीट कहा जाएगा। फॉल्स फीट, नकली पैर, इनको कहा जाएगा फॉल्स फीट। और ये जो फॉल्स फीट है बेटा, इसके नकली पैर हैं, इनको बोला जाता है सूडोपोडिया। सूडो का मतलब फॉल्स, पोडिया का मतलब पैर। और फॉल्स फीट के द्वारा जो ये मूवमेंट करता है, मूवमेंट, उसको बोलते हैं सूडोपोडियम। सूडोपोडियम। तो ये क्या करता है बेटा, अपने नकली पैरों का इस्तेमाल करके, जैसे इसको कोई फूड पार्टिकल दिखता है दूर से देखने के बाद में, इस फूड पार्टिकल को देखने के बाद में एक वैक्यूल क्रिएट, खाली जगह क्रिएट करता है इन पैरों का यूज़ करके कुछ इस तरीके से, ठीक है। बड़ा टेढ़ा बन गया अमीबा, कोई दिक्कत नहीं बेटा, ये इतना टेढ़ा भी हो सकता है। बड़ी अजीब चीज़ होती है। इस तरीके से फूड पार्टिकल को दबा लेता है, कैप्चर कर लेता है, और दबाने के बाद बिल्कुल कैप्चर कर लेता है, इस तरीके से अंदर ले लेता है फूड पार्टिकल को। ये आ गया आपका फूड पार्टिकल। फिर इसको जो अलग अलग टाइप के डाइजेस्टिव एंजाइम्स और जूसेस वगैरह दे करके इसको डाइजेस्ट कर लेता है फूड पार्टिकल को, ठीक है। मतलब कि अमीबा ने जो फूड लिया, जो न्यूट्रिशन किया, वो कैसे किया? फूड पार्टिकल को सॉलिड या लिक्विड फॉर्म में लेके। और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं बेटा? दैट इज होलोजोइक न्यूट्रिशन। ह्यूमन बींग्स भी क्या करते हैं? होलोजोइक न्यूट्रिशन। अब बात करते हैं कि ह्यूमन बींग्स न्यूट्रिशन करते कैसे हैं। तो स्टार्टिंग करेंगे हम जो है इंजेशन, खाने पे से इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड लास्ट वाला एजेशन, जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, ठीक है। सो आवर नेक्स्ट पार्ट इज दैट इज न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस। न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस के अंदर बेटा मैं आपको बता दूं कि ये 5 अलग अलग पार्ट्स में डिवाइडेड है। इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और एजेशन। इंजेशन का मतलब फूड का इंटेक करना, फिर डाइजेस्ट होना, फूड का एब्जॉर्प्शन होना, फिर उसका एसिमिलेट होना, एंड देन लास्ट एजेशन। एजेशन का मतलब रिमूवल ऑफ वेस्ट। सुबह सुबह आप जाते हो लोटा लेके भागे भागे, ठीक है, दैट इज एजेशन, ठीक है, रिमूवल ऑफ वेस्ट। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि स्टार्टिंग होती है इंजेशन से, मतलब कि फूड का इंटेक ऑफ फूड, और वो होता है माउथ के द्वारा। और मैं आपको बता दूं माउथ के अंदर टीथ भी होते हैं और टंग भी होती है। टीथ, टंग और एक आपका सलेवरी ग्लैंड, और ये तीनों के तीनों माउथ के अंदर काम करते हैं। तो मैं माउथ नहीं बोल सकता फिर इस कैविटी को। ये जो कैविटी है जिसके अंदर ये तीनों चीज़ प्रेजेंट हैं, इसको मैं माउथ नहीं बोल सकता। इसको बोलते हैं बेटा बकल कैविटी। बकल कैविटी, BUCCAL, बकल कैविटी, ठीक है। मैं आपसे बोलूं कि इस कैविटी का नाम क्या है, तो आपको बताना है सर इट इज़ अ बकल कैविटी, ठीक है। अब बकल कैविटी के अंदर सबसे पहला काम होता है बेटा फूड का इंटेक। निवाला आपने लिया और मुंह में डाल दिया, उसके बाद आपने दांतों का यूज़ किया और उसको ब्रेक डाउन कर दिया छोटे छोटे पीसेस में।
अब छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक डाउन करने का कारण है कि डाइजेशन नॉर्मल हो जाता है, मतलब डाइजेशन में दिक्कत नहीं होती है। जितना आप खाने को चबाओगे आपका डाइजेशन उतना ही अच्छा होगा, ठीक है। ब्रेक डाउन ऑफ फूड। अब टीथ जो होते हैं आपके ये भी अलग अलग तरीके के होते हैं, कैनाइन्स हो गए, इंसिजर्स हो गए, मोलर्स, प्री मोलर्स, आपने छोटी क्लासेस में पढ़े होंगे, ठीक है। अच्छा, मैं आपको बता दूं, टीथ के बाद में आपका जो टंग होती है इसका काम होता है खाने को टेस्ट करना और फूड को रोल करना, इधर से उधर उठा उठा के पटकना अंदर, ठीक है। और दांत उसको तुरंत की तुरंत चबाते जाते हैं और आप जो है खाने को ब्रेक डाउन कर देते हो, ब्रेक कर देते हो छोटे छोटे पीसेज में, ठीक है। किसमें? छोटे छोटे पीसेज में। और साथ में वहीं पर आपका जो सलेवरी ग्लैंड होता है वो प्रोड्यूस करता है स्लाइवा। स्लाइवा बोलते हैं बेटा लार को, जो लार निकलती है, लार, दैट इज स्लाइवा। आप थूकते हो ना, थूक में से जो लार निकलती है दैट इज स्लाइवा। और इस स्लाइवा के अंदर बेटा एक अमाइलेज नाम का, सलेवरी अमाइलेज नाम का एक एंजाइम होता है और इस एंजाइम का काम होता है स्टार्च को सिंपल शुगर में कन्वर्ट करना। तो कहने का मतलब है अगर आपने ऐसा कोई फूड खाया जिसके अंदर स्टार्च है तो वो थोड़ा बहुत तो आपके बकल कैविटी के अंदर ही पच जाएगा, मतलब बकल कैविटी के अंदर ही वो जो है स्टार्च से कन्वर्ट हो जाएगा सिंपल शुगर्स में, थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत, ठीक है। और ये काम कौन करता है? दिस इज परफॉर्म बाय एंजाइम विच इज़ नोन एज सलेवरी अमाइलेज। और ये लार कहाँ से निकलती है बेटा? ये निकलती है सलेवरी ग्लैंड से, ठीक है। अब इसके बाद में क्या होता है कि आपका जो खाना है, आपका जो खाना है वो कन्वर्ट हो गया, ब्रेक डाउन हो गया छोटे छोटे पीसेस में, आपने उसको खा लिया, जीभ ने उसको रोल कर करके दांतों ने चबा चबा के उसको उसका हलवा बना दिया। अब वो जो आपका फूड है वो ओइसोफेगस, जिसको कि फूड पाइप बोलते हैं, ओइसोफेगस के थ्रू स्टमक तक जाता है। ओइसोफेगस से स्टार्टिंग होती जाने की और स्टमक तक जाता है। और वो जो स्टमक तक जाता है तो बेटा एक मूवमेंट करता है, उस मूवमेंट को बोलते हैं पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट। ना व्हाट इज पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट? ओइसोफेगस की जो मसल्स होती हैं बेटा वो उस तरीके से एक मूवमेंट करती हैं, एक वेव टाइप की फॉर्म करती हैं जिससे कि वो खाना जो है ना नीचे ही जाता है। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल मैं आपको बताऊं, आप पेड़ पे उल्टे लटक जाना लंगूर की तरह और आप खाना आप एक निवाला लेना उसको खाना, आप देखोगे कि वो निवाला ऊपर चढ़ेगा, मतलब आपका जो निवाला है वो नीचे पेट की तरफ जा रहा होगा, ठीक है। हालांकि ग्रेविटी किधर है? नीचे की तरफ। निवाले को आना किधर चाहिए? नीचे की तरफ, लेकिन वो जाएगा पेट में। इसके पीछे कारण पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट। ये जो पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट होता है बेटा, इसकी वजह से वो निवाला पेट में जाता है। ये कुछ इस तरीके से एक मूवमेंट क्रिएट करती हैं, आपका जो ओइसोफेगस होता है उसकी वजह से खाना आपका स्टमक तक जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं स्टमक की। बेटा स्टमक एक ऐसा पार्ट है आपका, जब खाना इसके अंदर एंटर होता है तो ये एक्सपेंड कर जाता है, थोड़ा सा एक्सपेंड कर जाता है, ठीक है। और इसके अंदर जो है गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं। कौन होते हैं? गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। और गैस्ट्रिक ग्लैंड्स का काम होता है गैस्ट्रिक जूस रिलीज करना, गैस्ट्रिक जूस रिलीज करना। और गैस्ट्रिक जूस के अंदर 3 अलग अलग चीज़ें होती हैं। सबसे पहला आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, दूसरा पेप्सिन, तीसरा म्यूकस। अब इनकी क्या फंक्शन होते हैं? HCl, पेप्सिन और म्यूकस का क्या फंक्शन होता है? HCl जो होता है बेटा, आपने देखो आपकी बॉडी के अंदर, आपके स्टमक के अंदर जब खाना जाता है तो आपने देखा होगा कि आपने कुछ भी खाया वो एक यूनिफॉर्म अलग तरीके की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, उसका कलर भी अलग तरीके का हो गया। तो उस खाने को मतलब जलाया किसने? डाइजेस्ट किसने किया? तो बेटा उसको जलाने का, ब्रेक डाउन करने का काम HCl एसिड करता है। ये HCl ये उस खाने को ब्रेक डाउन कर देता है, जला देता है बिल्कुल, ठीक है। और ब्रेक डाउन कर देता है। दूसरी चीज़, ये उस खाने के मीडियम को थोड़ा सा एसिडिक कर देता है। एसिडिक करने का कारण ये है कि उसको थोड़ा सा जलाना, डाइजेस्ट करना, ठीक है, उसको ब्रेक डाउन करना, ठीक है। अच्छा, HCl का दूसरा काम होता है बेटा, जैसे आपने खाना खाया, आपने मान के चलो कच्चा टमाटर खा गए आप, वो कच्चा टमाटर आपने धोया नहीं, बिना धोया आपने कच्चा टमाटर खा लिया, उसके ऊपर लग रहा है हार्मफुल वायरस, बैक्टीरिया, ठीक है। तो उन बैक्टीरिया वगैरह को, माइक्रोब्स को मारने का काम भी HCl करता है, ठीक है। इट ऑल्सो किल माइक्रोब्स प्रेजेंट ऑन अ फूड। खाने में जो माइक्रोब्स प्रेजेंट होते हैं उनको मारने का काम भी HCl करता है। अब HCl ने तो बेटा अपना काम कर दिया, ब्रेक डाउन कर दिया फूड को, बैक्टीरियाज को मार दिया, ठीक है। बैक्टीरियाज नहीं बोलेंगे एक्चुअली, इट इज़ अ बैक्टीरिया, ठीक है। बैक्टीरिया इज अ प्लूरल फॉर्म, बैक्टीरिया इज अ प्लूरल फॉर्म। अगर सिंगुलर फॉर्म में बोल रहे हैं तो ये होता है सिंगुलर बैक्टीरियम, ठीक है। अच्छा, अब हुआ क्या? अगला है आपका दैट इज पेप्सिन। अब पेप्सिन पता है क्या करता है? जितना भी आपके अंदर, आपके खाने के अंदर प्रोटीन होता है उसको अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट करता है। प्रोटीन को अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट करने का काम होता है पेप्सिन का। पेप्सिन इज अ एंजाइम विच कन्वर्ट प्रोटीन इनटू अमीनो एसिड्स। अब एक बात बताना, HCl रिलीज हुआ पेट के अंदर, है ना, गैस्ट्रिक जूस रिलीज हुआ जिसमें से HCl निकला, और उस HCl ने क्या किया? HCl क्या होता है बेटा? HCl इज अ एसिड, और एसिड क्या करेगा बेटा? बॉडी को नुकसान पहुंचा सकता है ना, पहुंचा सकता है ना एसिड, बिकॉज इट इज अ, इसका बिहेवियर कैसा होता है?
जलाने वाला, ठीक है। तो ये बॉडी को नुकसान पहुंचा सकता है, मतलब आपके स्टमक की जो लाइनिंग होती है उसको जला सकता है। कभी कभी आपने देखा होगा कि जब ज़्यादा एसिड बन जाता है, कुछ आप ऐसा खा लेते हो उसकी वजह से एसिड बहुत ज़्यादा बन जाता है, तो आपको खट्टी डकारें आती हैं, जलन होती है, वो जलन इसी की वजह से होती है। फिर आपको एंटासिड पिलाया जाता है जिसके अंदर बेस होता है, तो HCl जो होता है एसिड, इसके साथ जो बेस मिलता है तो ये न्यूट्रल हो जाता है, इसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। अब होता क्या है कि आपकी बॉडी के अंदर ये जो म्यूकस रिलीज होता है इस गैस्ट्रिक जूस में से, ये म्यूकस जो होता है ये आपकी इनर लाइनिंग को प्रोटेक्ट करता है, स्टमक की इनर लाइनिंग को इस एसिड से प्रोटेक्ट करता है, जलने नहीं देता, ठीक है। और खाना जो है आसानी से आपका पच जाता है। अब मैं आपको बताऊं कि आपका जो खाना है जो आपने खाया स्टमक के अंदर, वो जो है आधा ही पचता है। खाना जब स्टमक के अंदर पचता है तो पार्शियली डाइजेस्ट होता है, बस पार्शियली डाइजेस्ट होता है, पूरा डाइजेस्ट नहीं होता, आधा ही पच पाता है खाना। अब आप बोलेंगे सर आधा ही पच पाता तो फिर ऐसे कैसे काम चलेगा? बेटा बचा हुआ जो खाना होता है रिमेनिंग, वो जा करके पचता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब वो जो खाना है जिसके अंदर HCl, पेप्सिन, म्यूकस सब कुछ है, अब वो खाना जो है आपका वो पहुंच जाता है किसमें? स्मॉल इंटेस्टाइन में। एंड स्मॉल इंटेस्टाइन इज अ साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर कंप्लीट डाइजेशन होता है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ में कनेक्टेड होते हैं आपके लिवर और पैनक्रियाज। लिवर और पैनक्रियाज ग्लैंड्स होते हैं आपकी बॉडी के अंदर, सबसे बड़ा ग्लैंड होता है जो दैट इज लिवर, ठीक है। लिवर का काम होता है बेटा बाइल प्रोड्यूस करना, बाइल प्रोड्यूस करना। एंड व्हाट इज द वर्किंग ऑफ बाइल? बाइल का काम क्या होता है बेटा? बाइल जो है दो तरीके का होता है, एक बाइल जूस होता है, एक बाइल जूस होता है, और एक होता है आपका बाइल सॉल्ट। द वन इज बाइल जूस एंड द वन इज बाइल सॉल्ट। ये जो बाइल जूस होता है बेटा, ये फूड के अंदर मिलके फूड को एल्कलाइन बना देता है। एल्कलाइन का मतलब थोड़ा सा बेसिक। अब बेसिक बनाने का काम होता है बेटा, बेसिक बनाने का कारण होता है कि अगर फूड बेसिक नहीं बनेगा तो आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो हार्म हो सकती है, क्योंकि उस फूड के अंदर प्रेजेंट क्या है बेटा? HCl एसिड। स्टमक को तो बेटा म्यूकस ने बचा लिया, जब HCl वहाँ रिलीज किया गैस्ट्रिक जूस के द्वारा, HCl आया स्टमक में, तो स्टमक की इनर लाइनिंग को तो बचा लिया किसने? म्यूकस ने। लेकिन जब वो HCl में मिला हुआ खाना स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा बेटा, तो वो स्मॉल इंटेस्टाइन को हार्म कर सकता है। तो वहाँ पर जो लिवर होता है वो बाइल जूस रिलीज करता है, और वो बाइल जूस मिल जाता है उस खाने में, और उस खाने को थोड़ा सा बेसिक बना देता है नेचर में, एल्कलाइन बना देता है नेचर में, ठीक है, जिससे कि उसका एसिडिक बिहेवियर जो होता है वो कम हो जाता है और वो हार्म नहीं करता स्मॉल इंटेस्टाइन को। अच्छा, द नेक्स्ट वन इज बाइल सॉल्ट। बेटा बाइल सॉल्ट का काम होता है फैट को ब्रेक डाउन करना, फैट को ब्रेक डाउन करना बाय द प्रोसेस ऑफ इमल्सिफिकेशन, ब्रेक डाउन ऑफ फैट बाय द प्रोसेस ऑफ इमल्सिफिकेशन। ये काम करता है कौन? बाइल सॉल्ट। उसके अलावा बेटा एक और ग्लैंड कनेक्टेड होता है, दैट इज पैनक्रियाज। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि लिवर के साथ में एक गॉल ब्लैडर नाम की चीज़ अटैच होती है, गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर बहुत से लोगों ने सुना होगा, गॉल ब्लैडर की पथरी हो जाती है, ठीक है। गॉल ब्लैडर बेटा कुछ नहीं है, एक डक्ट होता है, एक झोले की तरह होता है, एक छोटा सा पाउच होता है। उस पाउच के अंदर जब लिवर जब रिलीज करता है बाइल, बाइल मतलब बाइल जूस और बाइल सॉल्ट, तो ये बाइल जूस और बाइल सॉल्ट जो होते हैं ये गॉल ब्लैडर के अंदर स्टोर हो जाते हैं, गॉल ब्लैडर के अंदर स्टोर हो जाते हैं, ठीक है। यही काम होता है गॉल ब्लैडर का। इसके बाद बात करते हैं पैनक्रियाज की। पैनक्रियाज भी बेटा ग्लैंड होती है लिवर की तरह। अब यहाँ पे मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज़ बता दूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, बोर्ड के अंदर ये क्वेश्चन आ जाता है। क्वेश्चन है बेटा, नेम द ग्लैंड विच इज एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन। द नेम द ग्लैंड विच परफॉर्म द फंक्शंस ऑफ एंडोक्राइन ऑल्सो। नेम द ग्लैंड विच परफॉर्म द फंक्शन ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड। ऐसा एक ग्लैंड बताओ जो दोनों फंक्शंस परफॉर्म करता है, वेदर इट इज एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन। तो बेटा मैं आपको बता दूं दैट इज पैनक्रियाज। पैनक्रिया जो होती हैं इसका फंक्शन दोनों तरीके का होता है, एक्सोक्राइन भी एंडोक्राइन भी। अब थोड़ा सा मैं आपको एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन के बारे में समझा देता हूँ। अगर आपने क्लास 8th ढंग से पढ़ी है तो आपको एंडोक्राइन सिस्टम थोड़ा बहुत आता होगा। नाउ व्हाट इज एंडोक्राइन सिस्टम? एंड व्हाट इज एक्सोक्राइन? एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन। बेटा मैं आपको बता दूं एक्सोक्राइन सिस्टम के अंदर जो है एंजाइम्स या डाइजेस्टिव जूसेस वगैरह रिलीज होते हैं, और एंडोक्राइन के अंदर बेटा हार्मोन्स रिलीज होते हैं। हार्मोन्स जैसे कि आपका थायरोक्सिन सोडियम, थायरोक्सिन हार्मोन विच इज रिलीज्ड बाय थायराइड या फिर एड्रिलिन हार्मोन, ठीक है। जो हार्मोन्स रिलीज होते हैं ये कुछ केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जो आपकी बॉडी के अंदर तरह तरह के फंक्शंस करवाते हैं,
ठीक है। अच्छा, पैनक्रिया बेटा एक ऐसा ग्लैंड है जो हार्मोन भी रिलीज करता है और एंजाइम्स भी रिलीज करता है। पैनक्रिया जो हार्मोन रिलीज करता है बेटा उसको बोलते हैं इंसुलिन, इंसुलिन। और पैनक्रियास जो एंजाइम्स रिलीज करती है वो होते हैं आपके ट्राइप्सिन एंड लाइपेज। ट्राइप्सिन का काम होता है बेटा प्रोटीन को अमीनो एसिड में बदलना, जो कि बाइल सॉल्ट भी कर रहा था अभी थोड़ी देर पहले, ठीक है। और लाइपेज का काम होता है बेटा फैट को ब्रेक डाउन करना, जो फैट हमारे फूड के अंदर प्रेजेंट होता है उसको ब्रेक डाउन करना, ठीक है। अच्छा, यहाँ तक का बेटा आपको समझ में आ गया होगा कि पैनक्रियाज तक क्या होता है। अब देखो, पैनक्रियाज ने प्रोटीन को अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट कर दिया, ब्रेक डाउन कर दिया फैट को, ऐसे ही लिवर ने कुछ हेल्प करी बेटा। और जब पूरा का पूरा खाना आपका डाइजेस्ट हो जाता है, व्हेन द फूड इज़ फुली डाइजेस्टेड, तो उसके अंदर से जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो पोषण होते हैं, ठीक है, वो बाहर निकल के आ जाते हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स। अब उन पोषणों को बेटा एब्जॉर्ब करने का काम होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का। अब स्मॉल इंटेस्टाइन उनको कैसे एब्जॉर्ब करती है, मैं आपको बता दूं कि स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर छोटे छोटे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं। मान के चलो ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, तो इसके अंदर छोटे छोटे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बने होते हैं। ये मैंने बहुत बड़े बना दिए हैं, ठीक है, इतने बड़े नहीं होते बेटा, बहुत छोटे छोटे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, उनको विलीज बोला जाता है, विली। और जो विली होती हैं उनके ऊपर भी छोटे छोटे फाइबर टाइप के थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स बने होते हैं, उनको माइक्रो विलीज बोला जाता है, माइक्रो विली, माइक्रो विली, माइक्रो विली। अब इनका काम होता है बेटा जो फूड के अंदर से न्यूट्रिएंट्स मिले उनको एब्जॉर्ब करना। कहाँ पहुँच गए बेटा हम, एब्जॉर्प्शन पे। विलीज और माइक्रो विलीज का काम होता है जो फूड के अंदर से हमको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मिले उनको एब्जॉर्ब करना, ठीक है, उनको एब्जॉर्ब करना। एब्जॉर्ब करने का काम किसका होता है बेटा, विली या फिर माइक्रो विलीज का। कहाँ प्रेजेंट होते हैं ये, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। अब जो खाना है बेटा जो एब्जॉर्ब नहीं हुआ, अनएब्जॉर्ब जो फूड है, जो वेस्ट है, अब वो वेस्ट आगे की तरफ चला जाता है खिसक के, और जिस जगह पर वो वेस्ट जाता है बेटा उस जगह को बोलते हैं लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। और लार्ज इंटेस्टाइन की अगर मैं बात करूं बेटा, तो लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर जाने के बाद ये जो है उस खाने में से वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है उस फूड में से। जो अनडाइजेस्टेड फूड में कह सकता हूँ, अनडाइजेस्टेड या फिर अनएब्जॉर्ब जो फूड है वो चला जाता है आपका लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। अनडाइजेस्ट का मतलब ऐसा अनडाइजेस्ट फूड जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर भी डाइजेस्ट नहीं हुआ, कुछ और ही खा गया आप सिंथेटिक, ठीक है, वो सब आपका पहुंच गया कहाँ, लार्ज इंटेस्टाइन में। मतलब कि जो वेस्ट है, जो वेस्ट है वो पहुंच गया लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर, और उस वेस्ट के अंदर से जो पानी है, जो वाटर है, उस वाटर को एब्जॉर्ब कर लेती है आपकी लार्ज इंटेस्टाइन, और उसको सुखा के बिल्कुल, और उसको आगे भेज देती है। और जब उसको आगे भेजती है लार्ज इंटेस्टाइन बेटा, तो वो जो है कोलन, रेक्टम, उसके बाद में एनएस के द्वारा निकल जाता है, ठीक है। इसीलिए बेटा सुबह सुबह सूखी आती है गोल गोल, ठीक है, क्लियर। तो बेटा ये हो गया आपका न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस का पूरा प्रोसेस, किस तरीके से न्यूट्रिशन होता है ह्यूमंस के अंदर। अब बात करते हैं अगले टॉपिक की, जो कि है आपका रेस्पिरेशन। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन। नाउ व्हाट इज रेस्पिरेशन, ये पार्ट भी आपने क्लास 7th में पढ़ा होगा। देन व्हाट इज रेस्पिरेशन, बेटा मैं आपको बता दूं, रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसा प्रोसेस है जिस प्रोसेस के अंदर जो खाना आपने खाया था, जो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो गया था, जो खाना आपने खाया था ग्लूकोज में कन्वर्ट होकर आपकी बॉडी में स्टोर हो गया था, उस ग्लूकोज को एनर्जी में कन्वर्ट करना, इसके द्वारा ऑर्गेनिज्म के सेल्स के द्वारा, किसी भी बॉडी के सेल्स के द्वारा इस ग्लूकोज का, या फिर मैं इसको डायरेक्ट फूड भी बोल सकता हूँ, फूड का एनर्जी में कन्वर्ट होना ही रेस्पिरेशन होता है। द प्रोसेस इन विच फूड इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी बाय यूजिंग सेल्स, दिस प्रोसेस इज नोन एज रेस्पिरेशन। अब रेस्पिरेशन जो होता है बेटा ये दो टाइप का होता है, द वन इज एरोबिक एंड द अनदर इज एनारोबिक। एरोबिक, एनारोबिक। Now what is the difference between aerobic respiration and anaerobic respiration? मैं आपको बता दूं एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर क्या होता है। देखो एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर जो फूड है, जो फूड एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है वो एयर की प्रेजेंस में होता है, एयर की प्रेजेंस में। और एनारोबिक रेस्पिरेशन में विदाउट एयर, एयर की एब्सेंस में,
एयर की एब्सेंस, एयर की प्रेजेंस, मतलब यहाँ पर आपको ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड को लेना ज़रूरी है। हम ब्रीथिंग करते हैं, ठीक है, ब्रीथिंग करते हैं, तो ये जो ऑक्सीजन अंदर जा रही है ये हमारे फूड को एनर्जी में कन्वर्ट कर रही है बाय द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, और वो जो है वो है एरोबिक रेस्पिरेशन। लेकिन एक ऐसा भी रेस्पिरेशन होता है जिसमें जो फूड है दैट फूड इज़ कन्वर्टेड इनटू एनर्जी बट इन एब्सेंस ऑफ एयर, ठीक है, वहाँ एयर की ज़रूरत नहीं होती, उसको बोलते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन। कुछ नहीं है, एयर का अंतर है बस दोनों में, एक एरोबिक होता है जिसके अंदर एयर यूज़ होती है, एक एनारोबिक होता है जिसके अंदर एयर यूज़ नहीं होती है। अब मैं आपको एक छोटी सी टेबल बना के इसका डिफ्रेंशिएट करता हूँ, इसको किस तरीके से एरोबिक और एनारोबिक काम करता है। नाउ अब हम समझेंगे इस टेबल की मदद से एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन। मैं आपको बता दूं कि ये वाला है दैट इज एरोबिक रेस्पिरेशन, इस रेस्पिरेशन के अंदर हम यूज करते हैं ऑक्सीजन का। इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन द फूड इज ब्रेक डाउन एंड कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। इस रेस्पिरेशन के अंदर जो ग्लूकोज है C6H12O6 वो कन्वर्ट होता है एनर्जी में, और साथ में हमको कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलता है। अब नॉर्मल सी बात बताना, हमने ऑक्सीजन ली, ठीक है, हमने ऑक्सीजन ली, हमने खाना भी खा रखा है, ऑक्सीजन भी ले रखी है, तो हमारा जो खाना है विच इज़ ग्लूकोज C6H12O6, ये जो है हमने जो ऑक्सीजन ली है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एनर्जी में कन्वर्ट होगा, हमको ताकत मिली। दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड निकाली हमने, एक्सहेल करी कार्बन डाइऑक्साइड गैस, एंड द थर्ड वन इज वाटर निकला, एज ए वेस्ट वाटर निकला, मतलब आपको पसीना आ रहा है तो भी वाटर निकल रहा है, ठीक है, आप एक्सक्रीट करके आ रहे हो, यूरिन करके आ रहे हो, तब भी आप वाटर निकाल के आ रहे हो, ठीक है। तो ये है आपका एरोबिक रेस्पिरेशन इन विच द ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी एंड बाई प्रोडक्ट हमको मिलता है यहाँ पर वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। नाउ सेकंड वन इज एनारोबिक रेस्पिरेशन, और ये जो एनारोबिक रेस्पिरेशन है बेटा, ये वाला, ये एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है ह्यूमन बॉडी के अंदर, ध्यान रखना बेटा, ये एनारोबिक रेस्पिरेशन ह्यूमन बॉडी के अंदर होता है, और वो ह्यूमन बॉडी में नहीं होता वो वाला, ठीक है। ह्यूमन बॉडी के अंदर जब एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, लैक ऑफ ऑक्सीजन की वजह से जो रेस्पिरेशन होता है उसमें हमको एनर्जी मिलती है, और बाई प्रोडक्ट हमको लैक्टिक एसिड मिलता है, बाई प्रोडक्ट हमको लैक्टिक एसिड मिलता है, एनर्जी एंड लैक्टिक एसिड। रेड वाला मार्कर खत्म, कोई बात नहीं, लैक्टिक एसिड एंड एनर्जी, ठीक है। अब ये जो रेस्पिरेशन है ये क्यों होता है, हम तो ऑक्सीजन ले रहे हैं फिर भी ये रेस्पिरेशन क्यों होता है। कभी कभी क्या होता है कि हम जब दौड़ भाग ज़्यादा करते हैं तो आपने देखा होगा सांस फूल जाती है, सांस क्यों फूल रही होती है, ऐसा क्यों होता है रनिंग के टाइम पर, क्योंकि हमारी बॉडी को जो है एनर्जी की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती है, हमारी बॉडी इंडिकेशन देती है, हमारा ब्रेन इंडिकेशन देता है बॉडी को कि आपकी बॉडी को एनर्जी की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है, ठीक है, रेस्पिरेशन कर जल्दी जल्दी, एनर्जी बना। उस टाइम पे क्या होता है कि लिमिटेड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन ही तो लोगे भाई, एक साथ पूरी हवा थोड़ी ले जाओगे, रामदेव बाबा हो क्या तुम, ठीक है। तो होता क्या है ऐसे टाइम पर कि जब एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है और सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन कम पड़ जाती है, तो ऐसे टाइम पर आपकी बॉडी क्या करती है, ह्यूमन बॉडी क्या करती है, एनारोबिकली रेस्पायर करती है और एनर्जी बनाती है बॉडी के लिए। उस टाइम पर लैक्टिक एसिड बनता है बाई प्रोडक्ट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड की जगह लैक्टिक एसिड बनता है, और लैक्टिक एसिड की जब कंसंट्रेशन बढ़ जाती है बॉडी के अंदर तो मसल फटीग नाम की एक प्रॉब्लम होने लग जाती है। फटीग का मतलब थकान, ठीक है। तो आपने देखा होगा जब हैवी एक्सरसाइज करके आते हैं आप तो बड़ी अच्छी नींद आती है, थकान हो जाती है, ठीक है। दूसरा आपका जो एक बीमारी हो जाती है उसको बोलते हैं हाइपर लैक्टेटीमिया, हाइपर लैक्टेटीमिया, हाइपर लैक्टेटीमिया, ज़्यादा लैक्टिक एसिड बढ़ने की वजह से जो बीमारी हो जाती है उसको बोलते हैं हाइपर लैक्टेटीमिया, ठीक है। उसके अलावा एसिडोडोसिस भी बोलते हैं उस बीमारी को। अच्छा, ये हो गया आपका एनारोबिक रेस्पिरेशन ह्यूमन बींग्स के अंदर। अब बात करते हैं कि ह्यूमन बींग्स से बाहर एरोबिक रेस्पिरेशन, सॉरी एनारोबिक रेस्पिरेशन कैसे होता है इन एब्सेंस ऑफ एयर या फिर इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन कैसे रेस्पिरेशन होता है। तो बेटा जब बाहर रेस्पिरेशन होता है तो ग्लूकोज जो है ब्रेक डाउन होता है तीन अलग अलग फॉर्म्स में। द फर्स्ट वन इज एनर्जी, देन कार्बन डाइऑक्साइड एंड देन इथेनॉल। इथेनॉल क्या होती है मालूम है, अल्कोहल जो दारू होती है, दारू। और मैं आपको बता दूं ये वाला जो रेस्पिरेशन है इसी प्रोसेस का इस्तेमाल करके लिक्कर इंडस्ट्रीज़ दारू बनाती हैं, इसी प्रोसेस का इस्तेमाल करके लिक्कर इंडस्ट्रीज़ दारू बनाती हैं, ठीक है। लिक्कर इंडस्ट्रीज़ एनारोबिक बैक्टीरिया यूज़ करती हैं, उसको किसी भी शुगर सॉल्यूशन में या ग्रेन्स के सॉल्यूशन में डाल देती हैं और फिर उसको छोड़ देती हैं कुछ टाइम के लिए सड़ने के लिए। तो उसके अंदर एनारोबिक रेस्पिरेशन होना स्टार्ट होता है और फिर वो कन्वर्ट हो जाता है एनर्जी CO2 और इथेनॉल में। फिर उसको डिस्टिल्ड करके उसमें से इथेनॉल को निकाल लेते हैं और इस प्रोसेस को यूज़ करती हैं जितनी भी दारू वाली इंडस्ट्रीज़ होती हैं वो सब दारू बनाने के लिए, ठीक है। आप मत बना लेना बेटा घर पर दारू,
चप्पल में बहुत मारेंगी मम्मी आपकी, ठीक है। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं यहाँ पर कि ये जो एनर्जी है, चाहे वो एरोबिक रेस्पिरेशन हो या एनारोबिक रेस्पिरेशन हो, ये जो एनर्जी है ये एटीपी के फॉर्म में स्टोर हो जाती है। एटीपी इज अ एनर्जी करेंसी ऑफ सेल। एटीपी इज अ एनर्जी करेंसी ऑफ सेल। आप बैंक के अंदर पैसे जमा करते हो, क्यों जमा करते हो? कभी इमरजेंसी में आपको ज़रूरत पड़ जाए तो बैंक से पैसे निकाल के ले आओ। क्या करते हो? आप पैसा कमाते हो, क्या उसी दिन खर्च कर देते हो पूरा? आपने एक महीने के अंदर अगर 10,000 रुपया कमाया तो आपने क्या 10,000 का 10,000 पूरा खर्च कर दिया एक ही दिन में? नहीं किया। आप क्या करते हो? ज़रूरत की चीज़ें लाते हो, बचा हुआ पैसा बैंक में जमा करते हो, जिससे कि आपको बाद में जब रिक्वायरमेंट हो तो आप उसको ले सको। सिमिलरली जब एनर्जी में कन्वर्ट होता है बेटा ग्लूकोज रेस्पिरेशन के दौरान, तो एटीपी के फॉर्म में बॉडी के अंदर स्टोर हो जाता है, और जब भी ज़रूरत पड़ती है बेटा तो एटीपी के फॉर्म में बॉडी उसको कंज्यूम करती है, बॉडी उसको यूज़ करती है एज ए एनर्जी। एटीपी का मतलब होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, और इसका फॉर्मूला होता है C10H21O13P3 ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा दैट इज ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज दैट इज ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। एंड व्हाट इज ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम? देखिए ऐसा होता है कि ह्यूमन बॉडी के अंदर हर चीज़ को परफॉर्म करने के लिए एक सिस्टम दे रखा है, ठीक है, और उस सिस्टम का अलग अलग नाम होता है। जैसे खून को सर्कुलेट करना या फिर वाइटामिन्स मिनरल्स इन सबको सर्कुलेट करना ब्लड के द्वारा पूरी बॉडी में, दैट इज सर्कुलेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, ठीक है। ऐसे ही होता है आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम। अभी हमने पढ़ा था रेस्पिरेशन। अब ये रेस्पिरेशन हो रहा था कब? जब हम ऑक्सीजन ले रहे थे या फिर एनारोबिकली रेस्पायर भी कर रही थी ह्यूमन बॉडी। लेकिन हम बात करें अगर ऑक्सीजन वाले रेस्पिरेशन की, तो वहाँ पर हमको ब्रीथिंग करनी पड़ रही है। तो हम बात करेंगे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की, और ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए आपको आना पड़ेगा इस डायग्राम के पास। तो चलिए इस डायग्राम से समझते हैं। देखिए ये जो डायग्राम मैंने बनाया है, इस आदमी का नाम है पॉल, ठीक है। इसका नाम है पॉल। जोर से मत बोलना नहीं तो पॉल डरा देगा तुम्हें, ठीक है। हम बात करते हैं बेटा पॉल की। तो ये एक ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम है, और इसके अंदर स्टार्टिंग हो जाती है दैट इज फ्रॉम नोस्ट्रिल्स। आपकी नाक के जो 2 छेद होते हैं दैट इज नोस्ट्रिल। नोस्ट्रिल के अंदर हेयर्स लगे होते हैं। हेयर्स लगने का कारण होता है कि जब आप एयर लेते हो अंदर, तो जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं वो अंदर ना जाएं, बाहर ही रुक जाएं। इसीलिए कहते हैं कि नाक के बालों को कटवाना नहीं चाहिए ज़्यादातर, ठीक है, जिससे कि जो भी आप एयर ले रहे हो उसके डस्ट पार्टिकल्स रुक जाएं बाहर ही, ठीक है। तो यहाँ पर होते हैं आपके नोस्ट्रिल्स। नोस्ट्रिल से आगे बढ़ोगे तो आगे जाकर के होती है नेजल कैविटी। इस जगह पर होती है नेजल कैविटी। एट दिस प्लेस देयर इज अ नेजल कैविटी। और नेजल कैविटी के बाद में बेटा आता है आपका दैट इज फेरिंग्स। फेरिंग्स में बीमारी, जब कोई भी दिक्कत होती है फेरिंग्स में, तो उस बीमारी को बोलते हैं फेरेंजाइटिस। और फेरिंग्स के जस्ट नीचे होता है लैरिंग्स। लैरिंग्स में कोई बीमारी होती है उसको बोलते हैं लैरिंजाइटिस। अच्छा मैं आपको बता दूं कि जो लैरिंग्स है आपका, उसी को बेटा हम बोलते हैं वॉइस बॉक्स। वॉइस बॉक्स। और बड़े होने के बाद 14 साल के बाद बच्चों में ये वॉइस बॉक्स डेवलप होने लग जाता है। यही कारण है कि उनकी आवाज़ भारी होने लग जाती है और उनके गले में से थोड़ा सा बाहर निकल जाता है, जिसको कि हम एडम्स एप्पल बोलते हैं। एडम्स एप्पल। खा मत जाना बेटा एप्पल समझ के, ठीक है। इट इज़ अ एडम्स एप्पल, ठीक है, थोड़ा सा बाहर निकल जाता है वॉइस बॉक्स, जिसकी वजह से हम बोल पाते हैं। अच्छा फेरिंग्स के पास बेटा इस जगह पर होता है आपका एपिग्लोटिस, क्योंकि यहाँ पर जो है 2 अलग अलग डिवाइड होते हैं, एक विंड पाइप का, एक फूड पाइप का, एक ओइसोफेगस का, एक ट्रैकिया का। ये ट्रैकिया है ओइसोफेगस, ठीक है। अब ये एपिग्लोटिस क्या करता है बेटा? एक एपिग्लोटिस एक वाल्व की तरह मान के चलो। जब हम कोई भी काम करते हैं और उसमें अगर ओइसोफेगस का इस्तेमाल कर रहे हैं तो सीधी सी बात है कि ये एपिग्लोटिस जो है ना, ये बंद कर देता है ट्रैकिया को, और जब हम ट्रैकिया का इस्तेमाल करते हैं तो ये ओइसोफेगस को बंद कर देता है। नहीं तो एक काम करके देखो, एक प्रैक्टिकल देता हूँ आपको। आप बोलते टाइम सांस लेके दिखाओ, ले लो। मेरे तो गर्मी लग रही है, तुम ले लो जब तक, है ना। सांस लेके दिखाओ बेटा। ले पा रहे हो? नहीं ले पा रहे हो। या फिर सांस लेते टाइम बोल के दिखाओ। नहीं कर पा रहे होंगे, पता है क्यों? क्योंकि आपका एपिग्लोटिस बंद कर देता है उस जगह को, एक जगह को बंद कर देता है। जब आप बोलोगे तो सांस वाली जगह को बंद कर देगा, जब सांस लोगे तो बोलने वाली जगह को बंद कर देगा। इसके पीछे कारण है कि कोई भी चीज़, जब आप खाना खा रहे हो, खाना खाते टाइम आपने सांस ले ली, ठीक है, खाना खा रहे हो, चबा रहे हो, निगलते टाइम अगर आप सांस ले लेते हो बेटा, तो उस टाइम पर खाना देखा अटक जाता है, उस जगह चला जाता है। किसके अंदर? ट्रैकिया के अंदर थोड़ा सा। तो आपको बहुत ज़ोर से जो है खांसी टाइप की उठती है, ठीक है। तो आपको कोई दिक्कत ना हो, आपको प्रोटेक्ट करने के लिए, आपको बचाने के लिए जो एपिग्लोटिस होता है बेटा, ठीक है। अच्छा इसके बाद में आता है आपका दैट इज़ लैरिंग्स, और ये जो आपका पाइप है दैट इज़ विंड पाइप, जिसको कि हम ट्रैकिया के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से बेटा? ट्रैकिया। और इस पर छोटी छोटी रिंग्स होती हैं, इनको बोलते हैं रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। और ये जो ट्रैकिया होता है बेटा, ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। इस पार्ट को बोलते हैं ब्रोंकी, ब्रोंकी,
इन पार्ट्स को बोलते हैं ब्रोंकी। ये तो 2 ब्रांचेस में डिवाइड हो गया, इन ब्रांचेस को बोलते हैं ब्रोंकी। और ये जो ब्रोंकीज होती हैं बेटा, ये आगे जाकर के कुछ और ब्रांचेस में बट जाती हैं, जिसको बोलते हैं ब्रोंक्योलीज। ब्रोंक्योलीज, ठीक है। और ब्रोंक्योलीज के आगे छोटे छोटे गुच्छे टाइप के लगे होते हैं, स्मॉल सैक लाइक स्ट्रक्चर, स्मॉल सैक लाइक स्ट्रक्चर। सैक का मतलब बेटा SAC, सैक का मतलब बोरा, पाउच, ठीक है। एक पाउच जैसा स्ट्रक्चर होता है बेटा, इनको बोलते हैं एल्वियोलीज, ठीक है। अब काम कैसे करता है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में आपको बताता हूँ। सबसे पहला काम होता है बेटा नेजल कैविटी का, सॉरी नॉस्ट्रिल्स का। नॉस्ट्रिल्स के द्वारा हम एयर लेते हैं। अब एयर जो लेते हैं बेटा, इस एयर के अंदर क्या क्या जाता है बेटा? सबसे ज़्यादा बेटा ऑक्सीजन होती है, बहुत कम मात्रा में CO2, कुछ अदर गैसेज होती हैं, साथ में वाटर वेपर होता है और कुछ डस्ट पार्टिकल्स होते हैं बेटा, ठीक है। वाटर वेपर। अब आप बोल रहे होंगे सर वाटर पेपर कहाँ जाता, पागल बना रहे हो? तो एक काम करो बेटा, पॉलीथिन लो, पॉलीथिन, ठीक है। एक पॉलीथिन लो, उसमें फूंक मारो, अंदर से गीली हो जाएगी। कहाँ से आया वाटर पेपर? समझ में आ गया? हाँ, बहस नहीं करते ज़्यादा, ठीक है। हाँ, तो बेटा जब हम एयर लेते हैं, एयर को इनहेल करते हैं, तो सबसे ज़्यादा उसके अंदर ऑक्सीजन जाती है, देन कार्बन डाइऑक्साइड, देन वाटर वेपर और डस्ट पार्टिकल्स। तो वाटर वेपर्स के अंदर कुछ बैक्टीरिया, वायरस, जर्म्स भी होते हैं, ठीक है, कुछ डस्ट पार्टिकल्स भी होते हैं। तो बाहर ये जो नॉस्ट्रिल्स होती हैं, इनके अंदर जो हेयर्स होते हैं, ये डस्ट पार्टिकल्स को वहीं के वहीं रोक लेते हैं। फिर उसके बाद एयर जाती है बेटा अंदर नेजल कैविटी के अंदर। नेजल कैविटी के अंदर बेटा एक म्यूकस भरा होता है, ग्रीन कलर का सा एक म्यूकस होता है बेटा, छोटे छोटे बच्चों को बहुत आता है। आइसक्रीम खा ली, ठंडी कोई चीज़ खा ली तो बहती रहती है नाक, वो म्यूकस, ठीक है। नेजल कैविटी के अंदर वो म्यूकस होता है। उस म्यूकस का काम होता है बेटा कि कोई भी माइक्रो बैक्टीरिया, वायरस, जर्म अगर अंदर जा रहा है तो उसको वहीं के वहीं रोक ले, एयर में से निकाल के और अपने अंदर लपेट ले, उसको वहीं पर उसको चित्तपट कर दे, ठीक है, अंदर ना जाने दे, जिससे कि आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। उसके बाद में बेटा एयर आपकी जाती है अंदर, ठीक है। अंदर जाती है किसके थ्रू? लैरिंग्स, लैरिंग्स के थ्रू आपका ये जो है ट्रैकिया, विंड पाइप के थ्रू, और फिर जाती है ब्रोंकी में, देन ब्रोंक्योलीज में। अच्छा, जो एयर अंदर जा रही है वो कैसी है बेटा? उस एयर के अंदर किसकी मात्रा ज़्यादा है? O2 की मात्रा ज़्यादा है। लेकिन जब वो एयर बाहर आती है तो उसके अंदर मात्रा किसकी ज़्यादा होती है? CO2 की ज़्यादा होती है। ऐसा क्यों होता है? अंदर गई ऑक्सीजन, बाहर आई कार्बन डाइऑक्साइड। देख लो क्यों होता है। जैसे ही बेटा वो एयर यहाँ पहुँची ब्रोंकीज पे, यहाँ से बेटा वो चली गई किसमें? ब्रोंक्योलीज, ठीक है। छोटे छोटे जो पार्ट्स में डिवाइडेड है, ब्रोंक्योलीज में चली गई। उसके बाद में ये लास्ट वाले जो पार्ट होते हैं, दैट इज एल्वियोलीज, स्मॉल सैक लाइक स्ट्रक्चर। इनका काम होता है बेटा गैसेज का एक्सचेंज करना, एक्सचेंज ऑफ गैसेज। अब जो ब्लड है हमारी बॉडी के अंदर, जो ब्लड कैसा हो गया है? डीऑक्सीजनेटेड हो गया है। जिस ब्लड के अंदर CO2 की मात्रा बढ़ गई है, कार्बन डाइऑक्साइड की, ऐसा होता है हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड है ना बेटा, वही सप्लाई करता है ऑक्सीजन पूरी बॉडी तक। अब पूरी बॉडी में ऑक्सीजन दे के आएगा वो, और पूरी बॉडी में क्या होगा? सेलुलर रेस्पिरेशन। लेकिन वापस क्या लाएगा वो गिफ्ट में? वापस क्या लाएगा गिफ्ट में? कार्बन डाइऑक्साइड लेके आएगा, ठीक है। हमने बताया था आपको रेस्पिरेशन के अंदर कि ग्लूकोज C6H12O6 प्लस क्या होता है बेटा? O2। मिलती है आपको क्या? एनर्जी प्लस पानी प्लस CO2। बेटा लेके गए थे O2, लाए थे क्या? CO2। तो वो जो CO2 है बेटा ब्लड के द्वारा आती है पूरी बॉडी में घूमती हुई, ठीक है, और वो लंग्स में पहुंचती है जैसे CO2। तो ये जो एल्वियोलीज होती हैं, ये एक्सचेंज करती हैं गैसेस को, एक्सचेंज कर देती हैं, और CO2 को निकाल लेती हैं ब्लड में से और उसके अंदर O2 डाल देती हैं। अब वो ब्लड कैसा हो गया बेटा? O2 रिच। दोबारा से वो ब्लड ऑक्सीजन वाला हो गया। फिर से वो ब्लड पूरी बॉडी के अंदर जाता है, दोबारा से पूरी बॉडी के अंदर सेलुलर रेस्पिरेशन होता है बेटा, और दोबारा से उस ब्लड के अंदर क्या मिल जाती है? CO2। दोबारा से फिर वो ब्लड CO2 को लेके आता है कहाँ? लंग्स में। दोबारा से एल्वियोलीज क्या करती हैं? जो ऑक्सीजन हम ले रहे हैं, इस ऑक्सीजन को डाल देती हैं उस ब्लड में, ठीक है, और फिर उसको कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल देती हैं बाहर, और उसको हम बाहर निकाल देते हैं एक्सहेल करते टाइम, ठीक है। इस तरीके से बेटा रेस्पिरेशन होता है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर। कोई दिक्कत? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, कुछ बताना भूल गया मैं आपको, कुछ बताने का मन कर रहा था मेरा। अब बेटा देखो, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ब्रोंकी क्या होती है, तो आप बोलोगे ब्रोंकी इज अ स्मॉल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स जो कि ट्रैकिया में से डिवाइड हो रही होती हैं, ठीक है, जिनका काम होता है एयर को लेके आना लंग्स के अंदर तक, ठीक है, एयर को लंग्स के अंदर तक लेके आना। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा ब्रोंक्योलीज क्या होती है, कि ब्रोंक्योलीज जो हैं ये छोटी छोटी ब्रांचेज होती हैं जो ब्रोंकी से जुड़ी होती हैं, ठीक है, और अपने साथ में एल्वियोलीज को जोड़ के रखती हैं, ठीक है। एल्वियोलीज एक ऐसी यूनिट जो एक्सचेंज करती है गैसेस का। उसके बाद में नीचे आता है आपका डायाफ्राम। बेटा डायाफ्राम आपका मूव करता है जब हम सांस लेते हैं ना, लंग्स के साथ में ऊपर नीचे मूव करता है डायाफ्राम। इसके अलावा आपने देखा होगा आगे जो हड्डियां होती हैं इस तरीके से, रिब केजेस होती हैं, रिब्स होती हैं, ठीक है, यहाँ पर हड्डियां होती हैं, वो प्रोटेक्ट करती हैं लंग्स को,
ठीक है। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ बता दूं बेटा कि जब रेस्पिरेशन हो रहा होता है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रेस्पिरेशन होता है, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है, हमको एनर्जी मिलती है और फिर CO2 बाहर निकल के आती है। अच्छा, ये ऑक्सीजन और CO2 को कैरी कौन करता है? ब्लड कैरी करता है। मान लिया, ब्लड का कौन सा पार्ट इसको कैरी करता है, कौन बताएगा? चलो जल्दी से कमेंट में लिख दो बेटा, उससे पहले मैं बता दूं। ठीक है, अगला टॉपिक आने वाला दैट इज ट्रांसपोर्टेशन, और उसके अंदर हम बताएंगे कि इस ब्लड को कैरी कौन करता है। ठीक है, हिंट देते हैं आपको, उसका कलर होता है रेड। कैसा होता है? रेड, लाल। कैसा होता है? लाल, रेड। ठीक है, रंग दे तू मुहे गेरुआ। चलो बेटा आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अब रेस्पिरेशन हमने तो कर लिया ह्यूमन बींग्स ने, अब कौन रह गया बेटा? प्लांट्स रह गए ना। प्लांट्स रह गए, तो प्लांट्स कैसे रेस्पिरेशन करते हैं उसकी बात कर लेते हैं। रेस्पिरेशन इन प्लांट्स अगला टॉपिक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो रेस्पिरेशन इन प्लांट्स की अगर मैं बात करूं तो भैया प्लांट्स भी रेस्पायर करते हैं, बिल्कुल करते हैं, बिकॉज दे आर ऑल्सो लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, प्लांट्स रेस्पायर करते हैं, तो भैया इनके अंदर एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैसे होता है? मैं आपको बता दूं, प्लांट्स के अंदर जो है एक्सचेंज ऑफ गैसेस, लीव्स के अंदर बहुत छोटे छोटे टाइनी पोर्स होते हैं। पोर्स का मतलब छेद। ठीक है, जिनको बेटा हम बोलते हैं स्टोमेटा। स्टोमेटा कुछ देखने में ऐसा लगता है इस तरीके से, ड्राइंग बहुत बिगड़ गई है हमारी। ठीक है, इस तरीके से लगता है देखने में। ये ओपन स्टोमेटा है। ठीक है, एक होता है क्लोज स्टोमेटा, ये बीच वाला पार्ट है, इसको क्लोज कर दो, दैट इज क्लोज स्टोमेटा। स्टोमेटा के द्वारा जो है प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल करते हैं, लेते हैं, और O2 को रिलीज करते हैं, छोड़ते हैं। ठीक है, अच्छा रेस्पिरेशन की बात करें प्लांट्स में, तो प्लांट्स भी क्या करते हैं बेटा? ग्लूकोज को कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में ब्रेक डाउन करते हैं और एनर्जी बनाते हैं, साथ में ऑक्सीजन रिलीज करते हैं हम लोगों के लिए, फिर भी हम इनको काट देते हैं, शर्म आनी चाहिए हमको, और वाटर का रिलीज करते हैं। ठीक है, अच्छा मैंने आपको बताया कि प्लांट्स जो है CO2 लेते हैं, वो लेते हैं स्टोमेटा के थ्रू। इसके अलावा बेटा एक पार्ट और होता है दैट इज लेंटिसेल्स। मैंने स्टार्टिंग में बताया था आपको, लेंटिसेल्स जो कि स्टेम्स में होती है, प्लांट की स्टेम्स में, ये जो बार्क होता है तना इसमें, या फिर स्टेम्स टहनियाँ जो होती हैं, इनके अंदर लेंटिसेल्स होते हैं। ये भी रेस्पायर करते हैं, पता है, ये भी कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। नहीं तो आप देखना पतझड़ का महीना आता है तो प्लांट के ऊपर से, किसी भी पेड़ के ऊपर से पूरी पत्तियाँ लड़ जाती हैं, तो फिर तो प्लांट को मर जाना चाहिए। क्यों भाई? प्लांट को तो मर जाना चाहिए, क्यों नहीं मरता वो? इसीलिए नहीं मरता क्योंकि उसकी ये वाली जो बॉडी है ये रेस्पायर कर रही होती है उस टाइम पर। ठीक है, पतझड़ के महीने में। ठीक है, फिर वापस लीव्स आ जाती हैं, फिर वो लीव्स पूरा का पूरा उसका सिस्टम ठीक कर देती हैं। अच्छा, सरफेस ऑफ रूट्स, बेटा रूट्स का काम क्या होता है? रूट्स का काम होता है एब्जॉर्ब करना, किसको? वाटर को। एब्जॉर्ब करना किसको? वाटर को। ठीक है, वाटर को एब्जॉर्ब करती हैं रूट्स बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। ठीक है, ऑस्मोसिस। कमेंट करके बताओ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑस्मोसिस। ठीक है, अच्छा इसके अलावा मैं आपको बता दूं, प्लांट के अंदर जो है वेस्कुलर सिस्टम होता है, पर ये तो ट्रांसपोर्टेशन का टॉपिक है ना, अगला टॉपिक ट्रांसपोर्टेशन का ही है। जल्दी पड़ रही है मुझे बहुत। चलो ठीक है, चालू करते हैं ट्रांसपोर्टेशन, क्लोज करो इस टॉपिक को। समझ में आ गया होगा व्हाट इज रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। रेस्पिरेशन का मतलब प्लांट्स जब ग्लूकोज का यूज़ करके अपनी एनर्जी बनाते हैं इन प्रेजेंस ऑफ CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, चलो बंद करो इसे, बंद करो इस टॉपिक को। तो बेटा स्टार्टिंग करेंगे अब नए टॉपिक की, जो कि है ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमंस। ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमंस, ट्रांसपोर्टेशन का मतलब क्या होता है? आप स्कूल जाते हो, आपके स्कूल का ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम क्या करता है? मतलब कि ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के अंदर क्या आता है? बस और ड्राइवर, है ना। इसका मतलब कि आपको आपके घर तक पहुंचाना और वहां से लेकर के आना। तो सीधी सी बात, अगर बात करें ह्यूमन बॉडी की, तो यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम क्या करेगा बेटा? ह्यूमन बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम ट्रांसपोर्ट करता है उन असेंशियल एलिमेंट्स को, उन असेंशियल वाइटल न्यूट्रिएंट्स का, जो हमारी बॉडी को, जिनकी हमारी बॉडी को बहुत ज़रूरत होती है, जैसे कि फैट्स हो गए, आपके कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, ऑक्सीजन हो गई। ठीक है, ऑक्सीजन का भी ट्रांसपोर्ट जो है ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के द्वारा होता है। अब ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए। आपके स्कूल के अंदर होती है बेटा बस, जो ट्रांसपोर्टेशन करती है, लेकिन ह्यूमन बॉडी की बात करूँ तो इसके अंदर ट्रांसपोर्टेशन करने का जो काम करता है वो करता है ब्लड। तो हम कह सकते हैं दैट ब्लड इज़ अ कनेक्टिव टिश्यू। अब ब्लड को कनेक्टिव टिश्यू क्यों बोला जाता है बेटा? ब्लड को कनेक्टिव टिश्यू इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये कनेक्ट करता है पूरी बॉडी को। ब्लड इज़ अ कनेक्टिव टिश्यू बिकॉज इट कनेक्ट अ होल बॉडी। मतलब कि आपकी बॉडी के अंदर आपने खाया, आपको मिला फैट्स, तो आपकी बॉडी के हर कोने तक फैट पहुंच जाएगा। किसके द्वारा पता है? ब्लड के द्वारा। आपने ऑक्सीजन ली,
आपकी बॉडी के हर कोने तक ऑक्सीजन पहुंच जाएगी सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए। किसके द्वारा? ब्लड के द्वारा। इसीलिए कहते हैं बेटा कि ब्लड इज अ कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है। अच्छा, टिश्यू क्या होता है बेटा? टिश्यू इज मेड अप ऑफ सेल्स। टिश्यू इज मेड अप ऑफ सेल्स। ठीक है। ब्लड जो है ट्रांसपोर्ट करता है, जितने भी नेसेसरी सब्सटेंसेस होते हैं उन सबको ब्लड ट्रांसपोर्ट करता है। दूसरा, जितने भी मेटाबॉलिक वेस्ट होते हैं उनको भी सेल से बाहर लाने का काम ब्लड करता है। ठीक है। अब कैसे करता है ब्लड देख लेते हैं। अगर मैं बात करूं कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड की, तो ब्लड के दो पार्ट होते हैं, वन इज लिक्विड पार्ट एंड वन इज सॉलिड पार्ट। ठीक है। लिक्विड पार्ट को हम बोलते हैं प्लाज्मा। द लिक्विड पार्ट इज नोन एज प्लाज्मा एंड द सॉलिड पार्ट इज नोन एज कॉर्पकल्स। कॉर्पकल्स बोल सकते हो या सेल्स बोल सकते हो आप। याद करने के ऊपर आपको कैसे याद करना है। लिक्विड पार्ट के अंदर प्लाज्मा आता है। प्लाज्मा का काम होता है बेटा फूड का ट्रांसपोर्ट करना, कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट करना और कुछ वेस्ट प्रोडक्ट का ट्रांसपोर्ट करना। प्लाज्मा के अंदर वाटर की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है। अगर हम बात करें सॉलिड पार्ट की, तो सॉलिड पार्ट के अंदर तीन चीज़ें आती हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। आरबीसी होती है बेटा आपके रेड ब्लड सेल्स बोल सकते हो आप, या फिर रेड ब्लड कॉर्पकल्स बोल सकते हो। रेड ब्लड सेल्स के आरबीसी का काम होता है आपकी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की सप्लाई को पूरी करना। अब कैसे पूरी करना? मैंने आपको बताया था लंग्स के अंदर कि यहाँ पर जो है जो एल्वियोलीज होती हैं, यहाँ पर ऑक्सीजन का गैसेस का एक्सचेंज होता है ब्लड में। जो ब्लड CO2 लेके आ रहा होता है वो ब्लड ऑक्सीजन लेके वापस बॉडी के अंदर जाता है और सेलुलर रेस्पिरेशन होने के बाद वो ब्लड फिर CO2 लेके आता है और फिर एल्वियोलीज क्या करती हैं, CO2 को बाहर निकाल देती हैं, ऑक्सीजन को ब्लड के अंदर डाल देती हैं, फिर से ब्लड ऑक्सीजन को लेके बॉडी के अंदर जाता है। अब ब्लड ऑक्सीजन को बॉडी के अंदर कैसे लेके जा रहा है? ब्लड के अंदर जो आरबीसी होता है, रेड ब्लड सेल, इसके अंदर एक रेड कलर का पिगमेंट होता है। ये जो रेड कलर का पिगमेंट है इसका नाम होता है बेटा हीमोग्लोबिन। ये हीमोग्लोबिन जो है ऑक्सीजन के साथ मिलकर एक कंपाउंड बनाता है जिसको बोलते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और ऑक्सी हीमोग्लोबिन आपकी पूरी बॉडी में घूमता है और सेलुलर रेस्पिरेशन जहाँ पर हो रहा होता है वहाँ पर ऑक्सीजन छोड़ के आता है और वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लेके आता है। कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लेके आता है कार्बोऑक्सी हीमोग्लोबिन की फॉर्म में, और वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है एल्वियोलीज के द्वारा वापस बाहर निकाल दी जाती है। इस तरीके से वापस निकाल दी जाती है और आप एक्सहेल कर देते हो, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल देते हो, दोबारा से ऑक्सीजन को लेते हो, सांस लेते हो और फिर से ऑक्सीजन आ जाती है अंदर और एल्वियोलीज उस ऑक्सीजन को निकाल के ब्लड के अंदर डाल देती हैं और ब्लड दोबारा से ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना करके आरबीसी के साथ में उस ऑक्सीजन को पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करता है। अब बात करते हैं आपके डब्ल्यूबीसी की। बेटा डब्ल्यूबीसी होते हैं व्हाइट ब्लड सेल्स। व्हाइट ब्लड सेल्स का काम होता है आपकी बॉडी को एक डिफेंस मैकेनिज्म देना। मतलब कोई भी फॉरेन मटेरियल आपकी बॉडी के अंदर आ रहा है, बैक्टीरिया, वायरस, जर्म्स, कोई भी चीज़ आपकी बॉडी के अंदर हमला कर रही है और आपको बीमार कर सकती है, तो व्हाइट ब्लड सेल्स क्या करते हैं आपकी बॉडी के अंदर आपकी इम्यूनिटी को डेवलप करते हैं और एंटीबॉडीज़ बनाना तैयार करते हैं और वो जो भी फॉरेन मटेरियल, जो भी माइक्रोब आपकी बॉडी के अंदर आ रहा है उससे लड़ने की क्षमता तैयार करते हैं। ठीक है। तो कभी कभी आपने देखा होगा कि डॉक्टर जो है देखता है कि एक इंसान को बुखार आ रहा है और उसके सारे टेस्ट कर लिए लेकिन कोई भी टेस्ट पॉजिटिव नहीं आया, ना तो उसको टाइफाइड है, ना उसको मलेरिया है, ना इसको डेंगू है, ना उसको कोविड है, कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी उसको बुखार आ रहा है। तो डॉक्टर पता है क्या टेस्ट करता है? डॉक्टर डब्ल्यूबीसी का टेस्ट करता है कि इनकी रेंज कितनी है। तो जब वो देखता है कि डब्ल्यूबीसी की रेंज जो बढ़ी हुई है, डब्ल्यूबीसी की रेंज बढ़ी हुई है, तो डॉक्टर बताता है कि इसकी बॉडी में कोई ना कोई इन्फेक्शन है। ठीक है, जो कि आइडेंटिफाई नहीं हो पा रहा है, तो डॉक्टर फिर आपको भर्ती करके रखता है कुछ दिन के लिए। ठीक है। अच्छा, डब्ल्यूबीसी की ज़्यादा मात्रा बढ़ जाती है बॉडी के अंदर तो ये बीमारी भी बन जाता है। मैं आपको बता दूं उस बीमारी का नाम होता है ल्यूकीमिया, जिसको कि ब्लड कैंसर बोलते हैं, ब्लड कैंसर। बेटा अगला आपका दैट इज प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स का काम होता है ब्लड के अंदर क्लॉटिंग करना, ब्लड के अंदर क्लॉटिंग करना, थक्का जमाना। आपने देखा कहीं से हाथ कट गया तुरंत जम जाता है वो ब्लड, इसके पीछे कारण होता है प्लेटलेट्स। अगर प्लेटलेट्स की कमी होगी तो बेटा क्लॉटिंग नहीं होगी ब्लड की जो है, ठीक है, ब्लड निकलता ही रहेगा। अब देखो ये सारी चीज़ें होती हैं, मतलब कनेक्टिव टिश्यू होता है ब्लड, ब्लड के द्वारा ये सारी चीज़ें जा रही हैं, ऑक्सीजन भी जा रही है, ठीक है, मिनरल्स भी जा रहे हैं, लेकिन जा कैसे रहे हैं? कौन पंप कर रहा है इनको? तो बेटा वो है आपका दैट इज मेन सर्कुलेटरी सिस्टम विच इज़ ह्यूमन हार्ट। अब ये ह्यूमन हार्ट जो होता है बेटा ये पूरी बॉडी के अंदर ब्लड को पंप करता है, चाहे वो लंग्स के पास पहुंचाना हो, चाहे वो किडनी के पास पहुंचाना हो, चाहे वो आपके आंखों तक पहुंचाना हो, कानों तक पहुंचाना हो, चाहे वो आपके पैर के अंगूठे तक पहुंचाना हो। ब्लड को पंप करने का काम सिर्फ ह्यूमन हार्ट करता है आपकी बॉडी के अंदर। ह्यूमन हार्ट इज अ सर्कुलेटरी, मेन सर्कुलेटरी ऑर्गन। अब ये ह्यूमन हार्ट काम कैसे करता है देख लेते हैं। आपको 2 मिनट में समझा दूंगा कि ह्यूमन हार्ट काम कैसे करता है। नाउ इन ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के अंदर हमने आपको बताया कि ब्लड जो है, ब्लड को मैंने कनेक्ट किया किससे? बस के साथ। मान के चलो ब्लड एक बस की तरह है, आपके स्कूल की बस की तरह है जो ट्रांसपोर्टेशन करती है, बच्चों को इधर लाना इधर लाना, ठीक है, बच्चों को इधर लाना, टीचर्स को उधर ले जाना, ठीक है। तो ट्रांसपोर्टेशन कौन कर रहा है? बस कर रही है। लेकिन ट्रांसपोर्टेशन किसके थ्रू कर रही है? रोड के थ्रू। अगर बेटा रोड ही नहीं होगी
तो ट्रांसपोर्टेशन हो जाएगा, नहीं होगा। सिमिलरली ये ब्लड क्या करता है बेटा, इट इज़ अ कनेक्टिव टिश्यू, आपकी बॉडी के अंदर नेसेसरी सब्सटेंसेस को लेके जाता है और मेटाबॉलिक वेस्टों को लेके आता है वापस, ठीक है। ऑक्सीजन को भी लेके जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड को भी लेके आता है। लेकिन बेटा इसको भी तो एक मीडियम चाहिए घूमने के लिए, ये कैसे ट्रैवल करेगा, ट्रांसपोर्ट कैसे करेगा, इसके पास में कोई मीडियम नहीं होगा। तो जैसे कि आपके घर के अंदर पानी का ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होता है, तो क्या होता है बेटा, उसमें पाइप पड़े रहते हैं दीवार में से होके, इलेक्ट्रिसिटी वाले में तार पड़े रहते हैं, ठीक है। सिमिलरली आपकी बॉडी के अंदर जो है बेटा ब्लड वेसल्स पड़ी होती हैं, ब्लड वेसल्स। और ये ब्लड वेसल्स बेटा 3 टाइप की होती हैं, आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज। आर्टरीज को बेटा रेड कलर से डिनोट करते हैं। आर्टरीज थोड़ी सी थिक होती हैं और थोड़ी सी हार्ड होती हैं, और इनके अंदर जो ब्लड फ्लो होता है बेटा वो एक ही डायरेक्शन में होता है। आर्टरीज के अंदर जो ब्लड फ्लो होता है वो एक ही डायरेक्शन में होता है, यूनिडायरेक्शनल, ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, आर्टरीज जो हैं ऑक्सीजन रिच ब्लड ही लेके जाती हैं, ऐसा ब्लड जिसके अंदर ऑक्सीजन की मात्रा होती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है, इसी को लेके जाती हैं। दूसरी आती हैं आपकी वेन्स। वेन्स थोड़ी पतली होती हैं और दोनों डायरेक्शन में इसमें ब्लड फ्लो करता है, और वेन्स जो होती है बेटा CO2 रिच ब्लड लेके आती हैं, मतलब गंदा खून, CO2 रिच ब्लड, इसीलिए इसका कलर ब्लू कलर का होता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद में आती है कैपिलरीज। कैपिलरीज बेटा और छोटी होती हैं, दिखती भी नहीं है आंखों से, ठीक है। ये आपकी वेन्स और आर्टरीज के बीच में लगी रहती हैं और ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस, डिफ्यूजन वगैरह करती रहती हैं। कैपिलरीज का काम होता है आपका एक्सचेंज करना, गैसेस को एक्सचेंज करना, डिफ्यूजन करना, बहुत सारे अलग अलग काम करती हैं कैपिलरीज, और ये दिखती नहीं है, बहुत छोटी होती हैं। कैपिलरीज जो होती हैं बहुत छोटी होती हैं, आर्टरीज और वेन्स के बीच में कनेक्टेड रहती हैं, ठीक है। सबसे छोटी जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो कैपिलरीज होती हैं। आपसे कोई पूछे नेम द ब्लड वेसल्स विच आर एक्सट्रीमली स्मॉल, दैट इज कैपिलरीज, ठीक है। अच्छा, आर्टरीज और वेन्स में मैंने आपको एक चीज़ बताई और एक क्वेश्चन यहाँ से बन के आता है। मैंने आपको बताया कि आर्टरीज कैरी करती हैं O2 रिच ब्लड, वेन्स कैरी करती हैं CO2 रिच ब्लड, लेकिन बेटा बोर्ड के अंदर क्वेश्चन बन के आ जाता है कि ऐसी आर्टरीज का नाम बताओ जो CO2 रिच ब्लड कैरी करती हैं, या ऐसी वेन्स का नाम बताओ जो O2 रिच ब्लड कैरी करती हैं। तो यहाँ पर बेटा 2 आर्टरीज और 2 वेन्स हैं ऐसी जो उल्टा करती हैं, ठीक है। अब बात करेंगे कौन सी होती हैं, तो उसके लिए हमको समझना पड़ेगा बेटा ह्यूमन हार्ट, ठीक है। या फिर मैं आपको पहले से ही बता देता हूँ, पल्मोनरी आर्टरी होती है बेटा, पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरीज बेटा, पल्म जो वर्ड होता है बेटा इसको यूज करते हैं हम लंग्स के लिए। ऐसी आर्टरीज जो लंग्स से, ऐसी आर्टरीज जो लंग्स के लिए CO2 रिच ब्लड लेके जाती हैं उनको पल्मोनरी आर्टरीज कहा जाता है, और ऐसी वेन्स जो लंग्स से O2 रिच ब्लड लेके आती हैं उनको पल्मोनरी वेन कहा जाता है। कर रही है ना उल्टा काम, मतलब अभी आपको कन्फ्यूजन हो रही होगी, मैं ह्यूमन हार्ट की आपको फंक्शनिंग समझाऊंगा, वर्किंग समझाऊंगा, तो आपको क्लियर हो जाएगा पूरा, ठीक है। अब देखो आपके घर के अंदर मैंने आपको बताया कि पानी का ट्रांसपोर्टेशन करना तो पाइपलाइन पड़ी होती है, लेकिन बेटा एक मोटर भी होती है, बिना मोटर के पानी सर्कुलेट ही नहीं करेगा पाइपलाइंस में, ठीक है। अब वो जो मोटर होती है ना बेटा, ह्यूमन बॉडी के अंदर मेन सर्कुलेटरी ऑर्गन होता है, दैट इज ह्यूमन हार्ट, आपके सामने है बेटा। और इंसान का जो ह्यूमन हार्ट होता है इसके पास 4 चैम्बर होते हैं, 4 चैम्बर होते हैं, 1 2 3 4, राइट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। याद करने का तरीका बताता हूँ, जो ए के फॉर्म में है ऐसे करके है दैट इज ऑरिकल, और जो वी के फॉर्म में है दैट इज वेंट्रिकल, ठीक है। याद हो गया, ऑरिकल एंड वेंट्रिकल, ठीक है। ऊपर ऑरिकल्स होते हैं, नीचे वेंट्रिकल्स होते हैं, राइट साइड में जो राइट ऑरिकल्स होते हैं, लेफ्ट साइड में लेफ्ट ऑरिकल होते हैं, राइट साइड में राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट साइड में लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। ये 4 चैम्बर होते हैं ह्यूमन हार्ट के पास। अच्छा, इन चारों चैम्बर्स के बीच में एक मसल लगी होती है दैट इज कार्डिक सेप्टम, सेप्टम मसल बोलते हैं, कार्डिक सेप्टम, ठीक है। और ये जो है ह्यूमन हार्ट है आपका, इसके अंदर दैट पार्ट इज अ वीना कावा, ये जो है वीना कावा है, ये एरोटा है। अब समझते हैं फंक्शन क्या होता है। देखो, जब ब्लड बॉडी पार्ट्स में से जब ब्लड निकल के आता है, मान के चलिए आपकी बॉडी में से ब्लड आ रहा है, ठीक है। आपकी बॉडी में सेलुलर रेस्पिरेशन हो गया सब जगह पे, और वो जो ब्लड है बेटा उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है बहुत ज़्यादा, ठीक है। सब जगह सेलुलर रेस्पिरेशन हो गया, ऑक्सीजन देके आ गया ब्लड। अब जो ब्लड है वो सीधा हार्ट के पास आएगा, ध्यान रखना, CO2 रिच ब्लड जो है हार्ट के पास आएगा, पहले यहाँ नहीं जाएगा, हार्ट के पास आएगा, और वो आएगा इसके थ्रू, इसके थ्रू हार्ट के पास आता है वो ब्लड। जैसे ही बेटा हार्ट के पास आता है, ये वाला जो पार्ट है, दैट पार्ट, ये जो पार्ट है बेटा, ये इसको इस चैम्बर में ले आता है ब्लड को, विच इज नोन एज राइट ऑरिकल। अब इस चैम्बर के अंदर आते ही बेटा ये वाला वाल्व खुल जाता है, ये वाला वाल्व, इसको बोलते हैं बेटा वाल्व। वाल्व का काम होता है बेटा एक डायरेक्शन में चीज़ों को फ्लो कराना। ये वाल्व खुल जाता है, ब्लड नीचे चला जाता है, ब्लड के नीचे जाते ही वाल्व बंद हो जाता है। अब ब्लड जो है वापस नहीं जा सकता,
ठीक है। अब जो है राइट वेंट्रिकल, वेंट्रिकल काम होता है बेटा पुश करना, ब्लड को पुश करना और ब्लड को पंप करना। वेंट्रिकल का काम होता है ब्लड को पंप करना पुश करके। आपने देखा होगा जो हार्ट होता है ह्यूमन हार्ट, दुक 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 दो तरह की साउंड करता है, लब डब साउंड करता है, दो तरह के प्रेशर क्रिएट करता है, सिस्टोलिक प्रेशर और डिस्टोलिक प्रेशर। जो बीपी नापने की मशीन होती है आपने उस पर देखा होगा, उस पर सिस्टोलिक और डिस्टोलिक लिखा रहता है, सिस्टोलिक प्रेशर एंड डिस्टोलिक प्रेशर। तो यहाँ से ये जो है प्रेशर क्रिएट करता है धुम, ठीक है। और जैसे ही प्रेशर क्रिएट करता है बेटा तो ये जो ब्लड है बेटा राइट वेंट्रिकल का, ये सीधा का सीधा इसके थ्रू, किसके थ्रू बेटा, इसके थ्रू, इसके थ्रू, ठीक है, इसके थ्रू ये चला जाता है कहाँ, सीधा लंग्स में। कहाँ चला जाता है बेटा, सीधा लंग्स में, ठीक है। अब ये ब्लड कैसा था, CO2 रिच ब्लड था, ऐसे आया बेटा राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल और सीधा से कहाँ चला गया, लंग्स में। कहाँ चला गया बेटा, लंग्स में, किसके थ्रू, इसके थ्रू, लंग्स में, ठीक है। और ये जो है बेटा इसको बोलते हैं आपका पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी। और आर्टरी का काम क्या होता है बेटा, ऑक्सीजन रिच ब्लड लेके जाना, लेकिन ये कैसा लेके जा रही है, कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड, ठीक है। यही क्वेश्चन आता है आपका, इसको बोलते हैं पल्मोनरी आर्टरी। अब ये आर्टरी आपकी जो ब्लड को लेके आई लंग्स के अंदर, लंग्स का काम क्या होता है बेटा, ब्लड को फिल्टर कर देना, सॉरी ब्लड के अंदर से जो गैसेज होती हैं, जो गैस होती है कार्बन डाइऑक्साइड, उसको निकाल लेना और ऑक्सीजन डाल देना। एक्चुअली ब्लड को फिल्टर करने का काम होता है किडनी का। आगे चलेंगे, आगे इससे अगला टॉपिक है, ठीक है। अब जो ब्लड है बेटा उसके अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड निकाल ली और उसके अंदर ऑक्सीजन डाल दी। अब वो ऑक्सीजन जो रिच ब्लड है वो आएगा वापस, ठीक है, और इसके द्वारा जिसको क्या बोलते हैं, पल्मोनरी वेन, इसके द्वारा वापस इसमें आ जाएगा लेफ्ट ऑरिकल में, ठीक है। ब्लड फ्रॉम लंग्स, लंग से जो ऑक्सीजन रिच ब्लड है, O2 रिच ब्लड पल्मोनरी वेन के द्वारा वो आ जाएगा इसमें लेफ्ट ऑरिकल में। लेफ्ट ऑरिकल क्या करेगा बेटा, इसको खोल देगा लेफ्ट वेंट्रिकल को, इसको खोल देगा लेफ्ट वेंट्रिकल के चैम्बर को खोल देगा, इसको वाल को खोल देगा और ये चला जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में। अब लेफ्ट वेंट्रिकल उस ब्लड को पुश कर देगा किधर, ऊपर, टू बॉडी पार्ट्स, टुवार्ड बॉडी पार्ट्स, ठीक है। ये थोड़ा छोटा बनाया मैंने, है ना, थोड़ा सा इसको बड़ा कर देते हैं। ये जो है इस तरीके से कनेक्ट रहता है, ठीक है। अब जो लेफ्ट वेंट्रिकल है आपका ये इस ब्लड को पुश कर देगा और इसको भेज देगा कहाँ, सीधा बॉडी के लिए। और ये ब्लड कैसा है बेटा, दैट इज अ O2 रिच ब्लड, ऑक्सीजन रिच ब्लड, ठीक है। वापस से बॉडी पार्ट्स तक ब्लड जाएगा, बॉडी के अंदर ब्लड पहुंचा क्या लेके, ऑक्सीजन लेके, दोबारा से सेलुलर रेस्पिरेशन हुआ, दोबारा से उस ब्लड के अंदर क्या आ गया, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, और दोबारा से वो ब्लड बेटा यहाँ के द्वारा जो है दोबारा से यहाँ आ गया, यहाँ से दोबारा फिर वो लंग्स में जाता है। लंग्स क्या करते हैं, दोबारा से उसकी कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल के उसमें ऑक्सीजन डाल देते हैं और वापस से ब्लड बेटा यहाँ से इसमें आता है, ठीक है। इसके बाद में आपका लेफ्ट वेंट्रिकल और फिर ये लेफ्ट वेंट्रिकल उसको पुश कर देता है टुवार्ड्स बॉडी पार्ट्स, ठीक है। इस तरीके से बेटा फंक्शनिंग होती है आपकी बॉडी की, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन यहाँ से ये बनता है कि ऐसी आर्टरी का नाम बताओ जो O2 रिच ब्लड ना कैरी करके CO2 रिच ब्लड कैरी करती हो, दैट इज पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी। और ऐसी वेन का नाम बताओ जो CO2 रिच ब्लड ना कैरी करके O2 रिच ब्लड कैरी करती है, दैट इज पल्मोनरी वेन, जो कि लंग्स में से आ रही होती है, ठीक है। जो लंग्स के लिए जा रही होती है दैट इज पल्मोनरी आर्टरी, और जो लंग्स में से आ रही होती है दैट इज पल्मोनरी वेन। अच्छा, इसके पीछे भी एक कारण है बेटा कि CO2 रिच ब्लड को पल्मोनरी आर्टरी ही लेके क्यों जाती है, वेन क्यों नहीं लेके जाती। बेटा ऐसा होता है जब प्रेशर लगाता है हार्ट जब पुश करता है बेटा, ठीक है, प्रेशर लगाता है तो वो प्रेशर इतना ज़्यादा होता है कि वेन्स जो है बेटा आपकी डिस्ट्रॉय भी हो सकती हैं, फट भी सकती हैं नसें। आर्टरीज का मैंने बताया था कैसी होती है, आर्टरी थोड़ी थिक होती है और हार्ड होती है और एक डायरेक्शन में फ्लो करता है बेटा ब्लड उसमें, तो आर्टरी थोड़ी सी थिक और हार्ड होती है। यही कारण होता है कि आर्टरी जो है झेल जाती है उस प्रेशर को, इसीलिए वो जो ब्लड है बेटा आर्टरीज के द्वारा भेजा जाता है, वेन्स के द्वारा नहीं भेजा जाता, ठीक है। और आर्टरीज पर लगने वाला जो प्रेशर होता है उसी को ब्लड प्रेशर बोलते हैं, जो बीपी नापते हैं ना, ब्लड प्रेशर हो। अच्छा, एक ह्यूमन हार्ट बेटा लगभग 72 टाइम्स बीट करता है 1 मिनट के अंदर, अडल्ट ह्यूमन हार्ट, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा और कुछ नहीं है इसके अंदर। अब बात करते हैं बेटा ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स के बारे में, ट्रांसपोर्टेशन प्लांट्स में कैसे होता है। चलिए टॉपिक पर। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज दैट इज ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। प्लांट्स के अंदर ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि ह्यूमंस के अंदर जो ट्रांसपोर्टेशन होता है दैट इज ट्रांसपोर्टेड बाय सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम। और सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर बेटा ब्लड वेसल्स जो होती थी आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज होती थी। सिमिलरली अगर प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स के अंदर होता है बेटा वेस्क्यूलर सिस्टम, वेस्क्यूलर सिस्टम। और वेस्क्यूलर सिस्टम के अंदर बेटा दो मेन जो प्लांट के ट्रांसपोर्टिंग मीडियम होते हैं दैट इज जाइलम एंड फ्लोएम, जाइलम एंड फ्लोएम, XYLEM, जाइलम एंड फ्लोएम, ये आपने पहले भी पढ़ा होगा। अब जाइलम का काम होता है बेटा वाटर और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करना, वो भी अपवर्ड डायरेक्शन में। ध्यान रखना बेटा सिर्फ अपवर्ड डायरेक्शन में ही ये जाता है।
जाइलम जो है ट्रांसपोर्टेशन करता है सिर्फ अपवर्ड डायरेक्शन में, वाटर का और मिनरल्स का, ठीक है। अच्छा, ये काम करता है बेटा प्रिंसिपल पे, ट्रांसपिरेशन के प्रिंसिपल पे, ट्रांसपिरेशन के सिद्धांत पर काम करता है। व्हाट इज ट्रांसपिरेशन? बेटा ट्रांसपिरेशन इज एक प्रोसेस होता है, इट इज अ प्रोसेस इन विच लीव्स एवोपरेट वाटर फ्रॉम प्लांट्स। ये एक पेड़ है, इसकी रूट्स ने वाटर को एब्जॉर्ब किया ऑस्मोसिस वाले प्रोसेस से, जाइलम के थ्रू पानी ऊपर गया तो ऊपर पेड़ के अंदर क्या लगी हुई है बेटा? लीव्स लगी हुई हैं, ठीक है। और इन लीव्स के द्वारा जो पानी है बेटा, सनलाइट पड़ती है और इन लीव्स के द्वारा पानी एवोपरेट हो जाता है। इसीलिए कहते हैं जहाँ पेड़ पौधे होते हैं वहीं वर्षा आती है, क्योंकि पेड़ पौधे जमीन के पानी को ट्रांसपिरेट कर देते हैं ऊपर। अच्छा, ये जो ट्रांसपिरेशन होता है बेटा, पानी का एवोपोरेशन होता है 90% होता है, 95% होता है। मतलब कि जितना पानी एब्जॉर्ब करता है एक प्लांट, उसका 95% जो वाटर है उसको वो ट्रांसपिरेट कर देता है ऊपर। मात्र 5% पानी का यूज़ करता है प्लांट, सिर्फ 5% पानी का यूज़ करता है, बाकी 95% पानी को वो जो है ऊपर एवोपोरेट कर देता है ट्रांसपिरेशन प्रोसेस में, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं बेटा, दैट इज फ्लोएम। फ्लोएम बेटा एक ऐसा मीडियम होता है प्लांट्स के अंदर जिसका काम होता है फूड को ट्रांसपोर्ट करना। अब फूड बनता कहाँ पर है? लीव्स में। अब फूड लीव्स में बनने के बाद प्लांट के सारे पार्ट्स तक ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है। फूड फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट, लीव्स से अदर पार्ट्स तक, सारे और पार्ट्स तक जो है प्लांट्स के फूड ट्रांसपोर्ट होता है। किससे? किसके द्वारा? फ्लोएम के द्वारा। और ये जो है दोनों डायरेक्शन में होता है, ऊपर भी होता है नीचे भी होता है। ध्यान रखना बेटा, जाइलम का काम होता है सिर्फ ऊपर, अपवर्ड डायरेक्शन मैंने लिख रखा है, और फ्लोएम बेटा दोनों डायरेक्शन में करता है, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस है फूड का ट्रांसपोर्ट करना दोनों डायरेक्शन में, लीव से अदर प्लांट के पार्ट्स तक, दैट प्रोसेस इज नोन एज ट्रांसलोकेशन। इसको कहते हैं ट्रांसलोकेशन। आपसे कोई पूछे व्हाट इज ट्रांसलोकेशन, के सर एक ऐसा प्रोसेस जिसमें लीव्स क्या करती हैं? फूड को ट्रांसपोर्ट करती हैं प्लांट के सारे बॉडी पार्ट्स तक, प्लांट के सारे पार्ट्स तक, चाहे वो आपकी ब्रांचेस हो, ठीक है, चाहे वो आपकी टहनी हो, तना हो, नीचे वाला बार्क हो, ठीक है, कोई भी चीज़ हो, ठीक है। तो जो फूड का ट्रांसपोर्ट होता है लीव से प्लांट के अदर पार्ट्स तक, दैट इज ट्रांसलोकेशन, दैट इज ट्रांसलोकेशन। तो आपसे कोई पूछे तो क्या बोलना है आपको? दैट ट्रांसलोकेशन इज अ प्रोसेस इन विच द फूड फ्रॉम लीव्स इज ट्रांसपोर्ट टू द अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट्स, ठीक है, दैट इज ट्रांसलोकेशन। तो बेटा ये है आपका ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। अब इसके बाद में आपका लास्ट टॉपिक है, दैट इज एक्सक्रीटरी सिस्टम, ठीक है। एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर हम पढ़ेंगे बेटा किडनी के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक को, दैट इज एक्सक्रीटरी सिस्टम। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज दैट इज ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। होता क्या है कि ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर, जैसा कि हमने सर्कुलेटरी सिस्टम में पढ़ा था जहाँ पर मेन ऑर्गन आपका ह्यूमन हार्ट होता है, सिमिलरली अगर हम बात करें ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम की, तो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर जो मेन ऑर्गन होता है वो किडनी होती है आपकी, ठीक है। और किडनी जो होती है इनके अंदर छोटी छोटी फिल्ट्रेशन यूनिट्स होती हैं जिनको कि नेफ्रॉन्स बोला जाता है। तो अब हम ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर यही पढ़ने वाले हैं कि किस तरीके से कौन कौन से पार्ट किडनी के काम करते हैं और ये नेफ्रॉन्स जो होते हैं किस तरीके से काम करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे यहाँ पर कितने टाइप का ह्यूमन एक्सक्रीटरी वेस्ट होता है। तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे 3 टाइप का ह्यूमन एक्सक्रीटरी वेस्ट होता है, और इसके बनने का कारण है कि एक ह्यूमन बॉडी के अंदर काफ़ी तरीके के जो है मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती रहती हैं, जिसकी वजह से मेटाबॉलिक वेस्ट भी जनरेट होते रहते हैं। जैसे कि आप टॉयलेट करने जाते हैं, दैट इज़ ऑल्सो ए मेटाबॉलिक वेस्ट। आप सुबह सुबह जो फ्रेश होने जाते हैं, दैट इज़ ऑल्सो ए मेटाबॉलिक वेस्ट। आप कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेल करते हैं ड्यूरिंग ब्रीथिंग, तो वो भी एक मेटाबॉलिक वेस्ट ही है आपकी बॉडी के अंदर। अब मैं आपको बता दूं यहाँ पर 3 तरह के वेस्ट होते हैं। सबसे पहला होता है आपका डाइजेस्टिव वेस्ट, सेकंड वन इज़ रेस्पिरेटरी वेस्ट, एंड थर्ड वन इज़ नाइट्रोजीनियस वेस्ट। डाइजेस्टिव वेस्ट वो होता है आप सुबह सुबह जो है सॉलिड फॉर्म में वेस्ट निकाल के आते हो, दैट इज़ योर डाइजेस्टिव वेस्ट। रेस्पिरेटरी वेस्ट होता है आप जो कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेल करते हो ब्रीथिंग के टाइम पर। और नाइट्रोजीनियस वेस्ट जो होता है आपका, जैसे कि आपका यूरिया, यूरिक एसिड या फिर वाटर जो आप टॉयलेट करने जाते हो वहाँ से जो निकलता है। अच्छा, आपको जो पसीना आता, स्वेटिंग होती है, दैट इज़ ऑल्सो अ रिमूवल ऑफ टॉक्सिन, दैट इज़ ऑल्सो अ वेस्ट। तो अब हम बात करेंगे किस तरीके से फंक्शन होता है किडनी के अंदर। तो मैं आपको दिखा दूँ एक किडनी का डायग्राम। अब ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर होता क्या है कि यहाँ पर 2 किडनी होती हैं, यूरेटर्स होते हैं, यूरिनरी ब्लैडर होता है और यूरेट्रा होता है लास्ट में आपका। अब ये काम क्या करते हैं उसकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ किडनी जो होती है, किडनीज आर द फिल्ट्रेशन यूनिट्स, इट फिल्टर्स द ब्लड एंड रिमूव वेस्ट को रिमूव करती हैं किडनीज। बात करते हैं यूरेटर्स की, तो यूरेटर्स क्या करते हैं मैं आपको बता दूं। यूरेटर कहाँ पे होता है? ये जो पाइप पड़े हुए हैं ये जो है लंबे लंबे, ये यूरेटर्स होते हैं। इनका क्या काम होता है? किडनी से जो है यूरिन को ये ड्रेन आउट करते हैं और यूरिनरी ब्लैडर तक लेकर के आते हैं। उसके बाद में यूरिन होता है वो इस ब्लैडर के अंदर स्टोर हो जाता है, और मैं आपको बता दूँ कि बॉडी से आउट हो जाता है वो जो है यूरेथ्रा के द्वारा।
अब ये जो है किडनी इस तरीके से फंक्शन करती है, लेकिन किडनी के अंदर जो नेफ्रॉन्स होते हैं वो कैसे काम करते हैं उसकी बात करेंगे। एंड नेफ्रॉन्स आर द फिल्ट्रेशन यूनिट्स ऑफ किडनी। अब बात करते हैं कि नेफ्रॉन्स काम कैसे करते हैं। अब ये जो आपके सामने है ये स्ट्रक्चर होता है एक नेफ्रॉन का। इसके अंदर जो है ये एक कप शेप का स्ट्रक्चर होता है, आप देख रहे होंगे, जिसके अंदर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। इसको बोमेंस कैप्सूल बोलते हैं, इसको बोलते हैं बोमेंस कैप्सूल। अच्छा, बोमेंस कैप्सूल का काम क्या होता है? इट फिल्टर्स ब्लड एंड कलेक्ट यूरिन। ये ब्लड को फिल्टर करता है और अपने अंदर जो यूरिन है उसको कलेक्ट कर लेता है। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं एक और होता है यहाँ पे हैनेल्स लूप होता है, एक हैनेल्स लूप, इसको बोलते हैं हैनेल्स लूप। जिस टाइम पर ब्लड के अंदर से रिमूव हो रहे होते हैं टॉक्सिन्स, तो मैं आपको बता दूं ब्लड के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, जैसे कि ग्लूकोज हो गया, अमीनो एसिड हो गए या फिर वाटर हो गया। ये जितने भी एसेंशियल चीज़ें होती हैं वो सब की सब इस हैनेल्स लूप के अंदर कलेक्ट हो जाती हैं, और जैसे ही ब्लड फिल्टर हो जाता है तो दोबारा से रीएब्जॉर्ब हो जाती हैं ब्लड के अंदर ये सारी की सारी चीज़ें। और इसके बाद में जो है यूरिन जो है वो एंटर कर जाता है यूरेटर के अंदर डक्ट्स के द्वारा, और इसी तरीके से जो है यूरिन फिल्टर होता है, ब्लड फिल्टर होता है किडनीज़ के अंदर। और ये जो है नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है आपके सामने, आप देख सकते हैं। जैसा कि हमने आपको हार्ट वाले टॉपिक में पढ़ाया था पल्मोनरी आर्टरी के बारे में और पल्मोनरी वेन के बारे में, जो दो एक्सेप्शंस मैंने आपको बताए थे, सेम टू सेम यहाँ पर भी दो एक्सेप्शंस होते हैं, विच इज़ रीनल आर्टरी एंड रीनल वेन। रीनल आर्टरी जो होती है वो गंदा खून लेके जाती है हार्ट से जो गंदा खून होता है उसको लेके आती है किडनीज तक, और रीनल जो वेन होती है वो वापस किडनी से हार्ट तक जो है खून को साफ़ होने के बाद, ब्लड को साफ़ होने के बाद वापस लेके जाती है। तो ये हो गया आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम। अब बढ़ते हैं आगे, प्लांट्स के अंदर किस तरीके से एक्सक्रीशन होता है। मैं आपको बता दूं प्लांट्स जो होते हैं वो स्टोमेटा के थ्रू अपनी ऑक्सीजन को रिमूव करते हैं। गैसेस की बात करें अगर, तो प्लांट के लिए जो टॉक्सिक गैस होती है दैट इज़ ऑक्सीजन, क्योंकि प्लांट्स लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और रिमूव करते हैं ऑक्सीजन, जैसा कि हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव करते हैं। तो मैं आपको दिखा दूं कि ये होता है प्लांट का स्टोमेटा। इसके थ्रू जो है प्लांट एक्सचेंज करता है गैसेस का, मतलब प्लांट जो होता है ऑक्सीजन रिमूव करता है इस स्टोमेटा के द्वारा। और ये जो स्टोमेटा आपको दिखा रखा है ये ओपन स्टोमेटा है, ओपन स्टोमेटा। इसके अलावा मैं बता दूं प्लांट जो है अपनी लीव्स के द्वारा जो है वाटर का लॉस करता है, जिस प्रोसेस को हम ट्रांसपिरेशन बोलते हैं, जो हम पढ़ चुके हैं पहले। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि प्लांट्स जो हैं अपनी लीव्स को भी रिमूव कर देते हैं, लूज़ कर देते हैं जब वो पुरानी हो जाती हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये है ओपन स्टोमेटा और ये है क्लोज स्टोमेटा, ठीक है। तो इसके द्वारा जो है एक्सक्रीशन करते हैं प्लांट्स, गैसेस को रिलीज़ करते हैं। तो ये चैप्टर होता है यहीं पर ख़त्म। अगर आपको किसी भी टॉपिक में कोई दिक्कत है तो आप जो है बता सकते हैं कमेंट करके, और पढ़ना अच्छी तरीके से, बोर्ड का एग्ज़ाम अच्छी तरीके से देना। मेरी तरफ से सारे बच्चों को बेस्ट ऑफ लक, और मैं चाहता हूँ सारे बच्चे 95+ लेके आएँ साइंस के एग्ज़ाम में। और किसी भी बच्चे को किसी भी टॉपिक में कोई दिक्कत है तो आप मेरे को कमेंट करके बताना, मैं एक नई वीडियो उसके ऊपर बना दूँगा। हालांकि ये काफ़ी लंबी वीडियो हो चुकी है, और उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ जो इस साल 10th बोर्ड के एग्ज़ाम्स देने वाले हैं। और मैं एक चीज़ की गारंटी दे रहा हूँ कि अगर आपने ये वीडियो देख ली तो आपके ज़्यादातर टॉपिक्स बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएंगे। चलो, तो मेरी तरफ से फिर सारे स्टूडेंट्स को बेस्ट ऑफ लक।